सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आएगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे और निर्मला ताई को हेलो बोलेंगे सभी लोग जल्दी से, नहीं तो फिर तो पता है ना तुम्हें, हेलो ना बोलने पे भी टैक्स लगता है। जल्दी बोलो हेलो। निर्मला ताई को हेलो बोलेंगे सभी लोग जल्दी से। चलो, तो लैपटॉप में कोई भी लेक्चर नहीं चल रहे हैं पहले वाले। लैपटॉप पे क्या इशू आ रहा है? वेबसाइट पे इशू आ रहा है क्या? क्यों? चलो भाई, तो आई थिंक हेलो बोल दिया होगा सभी ने निर्मला ताई को। सर जी हैप्पी रोज़ डे। रोज़ डे मतलब? अच्छा 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 अच्छा, ओके। आज से नवरात्रे शुरू हैं क्या? अच्छा, 7 तारीख है। अच्छा, कितने दिन चलते हैं नवरात्रे के? कितने रात रहेंगे? 9 हैं कि 7 हैं? चलो भाई, तो बजट एंड टैक्सेशन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। काफ़ी मज़ा आएगा आज के लेक्चर में। और जैसे उस दिन नेशनल इनकम वाले लेक्चर में अमिताभ बच्चन की तरह हाल हुआ था, वैसे ही चांसेस हैं। मैं आपको पहले वार्निंग दे दूं, लेकिन पहले दे दूं वार्निंग, ऐसे करके कोई गाना भी है ना। ठीक है, तो बजट एंड टैक्सेशन लेकिन है बहुत बढ़िया लेक्चर। ठीक है, अगर आप इंटरेस्ट लोगे तो काफ़ी सही रहेगा। हम्म। अच्छा, सप्त रात रहे, अच्छा 7 रात, ओके ठीक है। अब तो यार वन ने बोल दिया है आपकी वॉइस जरूरी है। हाँ, 14 को घूंघट उठेगा। चलो भाई, कमेंट वमेंट छोड़ो, अभी यहाँ पे फोकस करते हैं लेक्चर पे। ठीक है। हाँ, पार्टी चलेगी टिल 6 इन द मॉर्निंग। सर वॉइस ब्रेक, वो सर वॉइस ही ठीक है सर। ओके, चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं बजट टैक्सेशन। हाँ, पार्टी चलेगी पता है मुझे। ठीक है, बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। और 6 क्या? टिल 6 इन द मॉर्निंग, ओके ठीक है। सर के दुबई नगर भूल गए क्या? तो बजट एंड टैक्सेशन शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग ये जो आप पढ़ते हैं, रेवेन्यू रसीट, कैपिटल रसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये देखने वाले हैं। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जैसे नेशनल इनकम की तरह है। ठीक है, तो इसमें भी हाथ जोड़ के विनती है आपसे, कृपया अगर आपकी कुछ और चीज़ें दिमाग में चल रही हैं उनको साइड कर दीजिए। ठीक है, आपके मन में गुस्सा है, डर है, खुशी है, सबको दूर कर दीजिए, न्यूट्रल हो जाइए पूरी तरह से। ठीक है, अपनी गाड़ी को न्यूट्रल में लेके आइए, कोई गियर ना हो गाड़ी में। और शुरू करते हैं बजट। ठीक है, अब बजट हमने जब पॉलिटी पढ़ा था, ठीक है, और मैं आपको बता दूं, जो शुरू का 10 मिनट होगा वो काइंड ऑफ बेसिक्स पढ़ेंगे बजट के, देन आएगा मेन पार्ट जहाँ पे वो रेवेन्यू, कैपिटल, वो सब जो होता है ना, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो पॉलिटी में हमने पढ़ा था कि बजट जैसा शब्द कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। एक्चुअल में इट इज़ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना, ये पढ़ा था हमने। किस आर्टिकल में मेंशन है जरा बताएंगे? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। ये क्या होता है, किस चीज़ का स्टेटमेंट होता है? इट इज़ एन स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रेवेन्यू, एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, अप्रॉक्सीमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, जिसको कि हम थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज में बोल देते हैं। इट इज़ एन एस्टिमेशन और इट इज़ एन एस्टिमेट और एस्टिमेटेड रेवेन्यू। ठीक है, एस्टिमेटेड, एक सेकेंड, ठीक, एस्टिमेटेड, इट इज़ अ स्टेटमेंट, इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, या फिर एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, गवर्नमेंट को कितना मुनाफा होगा और कितना खर्चा। तो मुनाफा यानी कि जो उसको इनकम होगी गवर्नमेंट को, और उसके जो खर्चे एक्सपेंडिचर, उसका एक एस्टिमेशन होता है, उसका स्टेटमेंट है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि आर्टिकल नंबर 112, अनुच्छेद नंबर 112 में मेंशन्ड है। इतना पढ़ चुके हैं, है ना। और इस पर पूरा आर्टिकल 112 का हमने वर्डिंग से पढ़ा था कि द प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट शैल कॉज टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रेवेन्यू, एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। तो राष्ट्रपति के नाम पे ये रखा जाता है, ये जो पूरा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, रखा दोनों हाउसेज में जाता है, लोकसभा राज्यसभा में, लेकिन वोटिंग सिर्फ किस हाउस में होती है, जरा कमेंट में बताएंगे। ठीक है, इसको प्रिपेयर करने का काम होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। प्रेजेंट करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, जो अभी हमारे
निर्मला सीतारमन जी ने किया अभी, है ना, 3-4 दिन पहले। फर्स्ट बजट प्रेजेंटेड बाय आर.के. शनमुखम चेट्टी, पहला बजट इन्होंने प्रेजेंट किया था जो हमारे देश के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे। और सेकंड बजट जो है वो जॉन मथाई ने रखा था जो हमारे देश के पहले रेलवे मिनिस्टर थे, ठीक है। मोस्ट नंबर ऑफ बजट की अगर बात करेंगे तो 10 बार मोरारजी देसाई ने रखा है, 9 बार पी चिदम्बरम ने, और प्रणब मुखर्जी ने 8 बार रखा था, और 8 बार ही 8 टाइम्स ही निर्मला सीतारमन जी ने भी रखा है, ठीक है। और निर्मला सीतारमन जो हमारी देश की पहली फुल टाइम विमेन या फिर फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर है। पहली फाइनेंस मिनिस्टर कौन थी देश की, लेकिन वो फुल टाइम नहीं थी, वो एक तरह से टेम्पररी फाइनेंस मिनिस्टर थी, महिला की बात हो रही है। तो निर्मला सीतारमन जी ने एक और फीट अचीव किया है, एंड दैट इज प्रेजेंटिंग consecutive budgets for the maximum number of times, ठीक है, फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, सबसे ज़्यादा बार। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, लगातार ये निर्मला सीतारमन जी का 8वां बजट था, तो लगातार सबसे ज़्यादा अगर किसी ने बजट प्रेजेंट किया तो इट इज़ निर्मला सीतारमन जी, ठीक है। सबसे ज़्यादा बार वैसे अगर ओवरऑल पूछेगा तो मोरारजी देसाई, सेकंड नंबर पे पी चिदम्बरम 9 बार और प्रणब मुखर्जी 8 बार, ठीक है। और जो इंदिरा गांधी हैं वो देश की पहली, ठीक है, फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर थी, लेकिन शी वॉज फॉर द टेम्प्रेरी बेसिस, परमानेंट नहीं थी। परमानेंट हमारी निर्मला सीतारमन जी हैं। क्लियर यहाँ तक सभी को? देन अगर बात करें 2016 ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बिबेक देबरॉय कमेटी, जनरल बजट एंड रेलवे बजट इज मर्ज्ड। 2016 में जनरल बजट और रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया था। और वहीं 1921 यानी कि अगर हम बात करें 2016 से पहले क्या होता था कि रेलवे बजट अलग प्रेजेंट होता था, जनरल बजट अलग प्रेजेंट होता था। आपने कई बार देखा भी होगा ना, जब लालू यादव, है ना, लालू प्रसाद यादव रेलवे मिनिस्टर थे तो अलग से वो अपना रेलवे बजट रखते थे। वो 1921 से प्रथा शुरू हुई थी एक्वर्थ कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे कि जनरल बजट अलग रखा जाएगा और रेलवे बजट अलग रखा जाएगा। लेकिन 2016 में एनडीए गवर्नमेंट के टाइम पे बिबेक देबरॉय कमेटी को अपॉइंट किया गया और उसने जनरल बजट और रेलवे बजट दोनों को यहाँ पे मर्ज कर दिया, ठीक है। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ बजट। यहाँ तक किसी को एक डाउट तो नहीं, जल्दी से कंफर्म करें फिर हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं। चलो, मार्ज होने से क्या क्या मार्जे होने भाई खर्चा, अच्छा मर्ज होने से आप पूछ रहे होगे ना। वीडियो रुको नहीं क्या, हम रुक गए, ठीक है। मर्ज होने से बहुत फ़ायदे होते हैं, मतलब मेनली तो गवर्नमेंट का खर्चा वर्चा सब बचता है थोड़ा सा, रेलवे बजट और जनरल बजट अलग अलग बनता है, प्रेजेंट होता है इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, इनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं वन लाइनर टाइप, जैसे कि बजट कौन प्रिपेयर करता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। प्रेजेंट कौन करता है, पहला किसने किया था, सबसे ज़्यादा बार किसने किया था, ये सब वन लाइनर टाइप है, इसमें ऐसा कोई समझने वाली बात नहीं। अब यहाँ से समझेंगे कि फंक्शन होते क्या बजट के। तो ध्यान रखिएगा बजट के 3 फंक्शंस होते हैं। कितने फंक्शंस होते हैं बजट के? बजट के 3 फंक्शंस होते हैं। ये 3 फंक्शंस क्या क्या हैं? तो बजट के पहला फंक्शन है एलोकेशन फंक्शन। एलोकेशन फंक्शन, एलोकेशन फंक्शन क्या होता है? गवर्नमेंट बजट इसलिए लाती है कि भाई हम इतने रोड, इतने का रोड बनवाएंगे, इतने स्कूल बनवाएंगे, इतने हॉस्पिटल बनवाएंगे, इतने कॉलेज बनवाएंगे। क्यों? ठीक है, क्यों? ये क्या कर रहा है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट एलोकेट कर रहा है, गवर्नमेंट पब्लिक गुड क्रिएट कर रहा है। गवर्नमेंट क्या कर रहा है? गवर्नमेंट चीज़ें एलोकेट कर रहा है, क्योंकि प्राइवेट जो सेक्टर है उसके भरोसे गवर्नमेंट सब कुछ नहीं छोड़ सकती है कि वो ही हर चीज़ एलोकेट करेगा। प्राइवेट को अगर, क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्राइवेट तभी कोई चीज़ करेगा जब उसको मुनाफा होगा, जब प्रॉफिट होगा, उसका मेन मकसद है मुनाफा। तो गवर्नमेंट को अपनी तरफ से भी कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, एलोकेट करनी पड़ेंगी कुछ चीज़ों को, ठीक। और पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड में अंतर हम पढ़ चुके हैं। जल्दी से ज़रा दोनों साइड लिख दीजिए, पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड में क्या अंतर होता है, जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। दूसरा फंक्शन क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है?
रीडिस्ट्रीब्यूट करना, दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे कि निर्मला ताई क्या करती हैं, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। जो जितना अमीर होगा उस पर उतना टैक्स लगेगा। टैक्स के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो गवर्नमेंट काइंड ऑफ रॉबिनहुड की तरह बिहेव कर रही है, नहीं कर रही है? अमीरों से पैसा ले रही है, गरीबों को दे रही है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर रही है। टैक्स गरीबों को तो भरना नहीं होता है, ठीक है, मतलब अब कोई 10 लाख 11 लाख अर्न कर रहा है उसको टैक्स नहीं भरना है, वो गरीब नहीं है मानता हूँ, लेकिन मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि जो बहुत अमीर होते हैं वो टैक्स भरते हैं और उस टैक्स के पैसे का यूज़ करके गवर्नमेंट मेनली जैसे सब्सिडी देती है पुअर्स को। मेनली सब्सिडी किसको मिलती है? अंबानी अडानी इन लोगों को तो सब्सिडी मिलती नहीं है, जो लोग अमीर हैं, सब्सिडी मिलती है गरीबों को, राइट। तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इसी को बोलते हैं। तो ये एक तरह का फंक्शन हुआ। एंड तीसरा फंक्शन होता है स्टेबलाइजेशन फंक्शन। स्टेबलाइजेशन फंक्शन का मतलब होता है जहाँ पर गवर्नमेंट स्टेबलाइज कर रही है। किसको स्टेबलाइज कर रही है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया हमारी इकोनॉमी में, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या हो गया, इन्फ्लेशन हो गया हमारी इकोनॉमी में। इन्फ्लेशन क्यों होता है? कल हमने पढ़ा था, दो टाइप का कारणों की वजह से हो सकता है, दो कॉजेज होते हैं इन्फ्लेशन के। या तो अगर डिमांड बहुत बढ़ जाए, डिमांड कब बढ़ सकती है? डिमांड तब बढ़ सकती है जब लोगों के हाथों में पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, या फिर सप्लाई बहुत कम हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट पुश, ठीक है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन उसको बोलते हैं, अगर सप्लाई बहुत कम हो जाए। तो ये चीज़ों को, ये इन्फ्लेशन वगैरह को स्टेबलाइज करने का, फिर इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने का भी फंक्शन किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है, थ्रू बजट, ठीक है। अब पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड में हमने क्या डिफरेंस पढ़ा था कि पब्लिक गुड जो होते हैं नॉन राइवलरस होते हैं, कोई राइवलरी नहीं होती है कि भाई हम ज़्यादा पैसे दे के हम ले लेते हैं तुमको नहीं मिलेगा। ये राइवलरस इन नेचर होते हैं, ठीक है, राइवलरस इन नेचर होते हैं। ये आपके नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब होता है कि अगर मैंने कंज्यूम कर लिया तो ऐसा नहीं कि आपके लिए वो बचेगा नहीं, इट इज़ ऑफ एक्सक्लूडेबल नेचर। यही पढ़ा था हमने, ठीक है। नॉन राइवलरस होते हैं, नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, और प्राइवेट जो होते हैं राइवलरस और एक्सक्लूडेबल होते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, तो ये चीज़ हम थोड़ा सा ये टर्म्स को समझिए कि यहाँ पर हम इनकम के लिए, जब हम अभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो इनकम के लिए हम रिसीट शब्द का इस्तेमाल करेंगे और एक्सपेंडिचर के लिए हम एक्सपेंडिचर यूज़ करेंगे, यानी कि इनकम यानी आय के लिए हम रिसीट शब्द का इस्तेमाल करेंगे और खर्चे के लिए एक्सपेंडिचर का, ठीक है। अब आते हैं यहाँ से मेन कॉम्पोनेंट शुरू होता है समझने वाला। तो इसको ध्यान से आराम से बैठ के समझिएगा, ऐसा सच कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम आराम से मैं लेके चलूँगा सो दैट आपको पूरा क्लियर हो जाए। एक बार क्लियर हो गया तो लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो जाएगा, और अगर अभी नहीं क्लियर हुआ तो लाइफ टाइम दिक्कत रहेगी इसमें, ठीक है। सर फंक्शन ऑफ बजट दिया ही नहीं है हिंदी पीपीटी में, उसको ऐड कर लीजिएगा सफ़र जी, है ना, क्योंकि हिंदी पीपीटी इस बेसिस पे बनती कि जैसे पहले जो मैंने पीपीटी बना दी तो फिर वो गई हिंदी में कन्वर्ट हो गई, लेकिन बाद में ये क्या है ना कि वो चीज़ इसमें लिखा नहीं था, ये तो मैंने अभी खुद से लिखा है ना, तो टेक्स्ट ही कन्वर्ट होता है वहाँ पे। तो इस चीज़ को लिख लीजिएगा, एलोकेशन फंक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और स्टेबलाइजेशन फंक्शन, 3 फंक्शन होते हैं। अब आते हैं बजट पे। देखो अब बजट पे आते हैं। तो बजट जो होता है इसको हम पहले 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 हेड्स में डिवाइड करते हैं। एक है हमारा रेवेन्यू, जिसको हम बोलते हैं पूंजीगत, और नहीं राजस्व, इसको हिंदी में बोलते हैं राजस्व, और ये कैपिटल है जिसको हम पूंजीगत बोलते हैं, ठीक है। तो बजट के 2 पार्ट हो गए, रेवेन्यू और कैपिटल। आप इसको ऐसे इमेजिन करो, आपका ट्राउज़र है, ठीक है, उसकी 2 पॉकेट्स हैं, लेफ्ट पॉकेट राइट पॉकेट, ठीक है। इसको मान लो लेफ्ट पॉकेट और इसको मान लो राइट पॉकेट। तो आपकी पॉकेट में या तो आप पैसे डाल सकते हो या तो पैसे निकाल सकते हो। तुम एटीएम गए, तुमने पैसे निकाले और तुमने पैसे जेब में डालिए, लेफ्ट में डाल सकते हो राइट में डाल सकते हो, समझना बात को, ठीक है। फिर तुम कुछ खरीदने गए तो तुम पैसे निकालने पड़ेंगे ना, तो हो सकता है लेफ्ट से निकाल लो, हो सकता है राइट से निकाल लो। यानी मैं कहना ये चाहता हूँ कि यानी रेवेन्यू ये एक डब्बा है, एक पॉकेट है, जो भी आप मान लो, इसमें या तो पैसा आ सकता है या पैसा जा सकता है, ठीक। इसमें पैसा आ सकता है या फिर जा सकता है, ठीक है। और मैं दोबारा इसको रिपीट नहीं करने वाला हूँ, है ना, तो ये उम्मीद मत रखना कि मैं इसको रिपीट करूँगा, तो इसलिए पहली बार में समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो लेफ्ट वाला डब्बा है, राइट वाला डब्बा है, तो लेफ्ट डब्बे में पैसे डाल सकता हूँ, ठीक, या मैं निकाल सकता हूँ। ऐसे राइट वाले डब्बे में तो पैसे मैं डाल सकता हूँ या निकाल सकता हूँ। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ें, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कि भाई अब यहाँ पर हम पढ़ने के वाले हैं, मेन जो समझने वाला चीज़ है, जो मैं बार बार जिस चीज़ से फोकस कर रहा हूँ, वो ये चीज़ है कि आपसे सवाल पूछता है कि भाई सैलरी जो गवर्नमेंट देती है, ये गवर्नमेंट के डब्बों की बात हो रही है, गवर्नमेंट की पॉकेट की बात हो रही है, ये पूछता है सैलरी जो है गवर्नमेंट जो लोगों को देती है वो किस में आएगा। अब सैलरी खर्चा है तो रेवेन्यू में आएगी, कैपिटल में आएगा, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन होता है। लोन गवर्नमेंट ले रही है, गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है, अनुदान दे रही है, गवर्नमेंट रोड बनवा रही है, गवर्नमेंट पीएसयू सेल किए दे रही है, गवर्नमेंट लोन का रीपेमेंट कर रही है।
ये सब कहाँ आएगा, रेवेन्यू में आएगा, कैपिटल में आएगा, वो समझने वाली बात होती है। तो वो अभी हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि एसेट या फिर लाइबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो आपको और थोड़ा सा, क्योंकि अभी हम एसेट और लाइबिलिटी का जिक्र करेंगे आगे, ठीक है। एसेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी ओन्ड बाय ए पर्सन, समथिंग दैट हैज़ इकोनॉमिकल वैल्यू। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे गोल्ड एंड प्रॉपर्टी। आपके पास, ठीक है, आपके पास मान लो कि आपने ज़मीन खरीदी, ठीक है, आपने ज़मीन खरीदी। अब ये ज़मीन आपका एक पूंजी है, एक एसेट है। कैसे? ऐसे कि आपका ये एक पूंजी ऐसे है कि आप, पहली बात तो इसका प्राइस बढ़ेगा धीरे 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 प्रॉपर्टी का, तो ये आपके लिए एक एसेट है। गोल्ड जिसका प्राइस धीरे धीरे बढ़ेगा वो आपके लिए एक काइंड ऑफ एसेट है, ठीक है। और लाइबिलिटी क्या होती है? देयता, जिसको हिंदी में बोलते हैं। समथिंग दैट समवन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। रेस्पॉन्सिबल फॉर का मतलब होता है जिसमें कि आप ये समझ लो काइंड ऑफ रिडीमेबल होता है, या फिर, ठीक है, इसमें कोई ना कोई क्लेम करेगा आके। जैसे कि आपने, मान लो, मैं आपको अगेन एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने किसी को लोन दिया, ध्यान से समझिएगा प्लीज इस बात को। आपने किसी को लोन दे दिया अपने दोस्त को, क्या उससे आपको ब्याज मिलेगा? तो क्या आपके लिए वो एक पूंजी हुई कि नहीं हुई? एसेट हुआ आपके लिए वो, ठीक। और अगर आपने लोन ले लिया किसी से तो वो आपकी लाइबिलिटी बन गई, क्योंकि वो लोन जो आपने लिया वो आपका पैसा नहीं है, वो आपको देना पड़ेगा। वो बात अलग है कि एक बार पैसा लेने के बाद आदमी देने की मंशा से पैसे नहीं लेता है वो, ठीक है। ये रीति का रिवाज है, विधि का विधान। इसलिए मैं आपको एक लाइफ की लर्निंग देना चाहूँगा यहाँ पे, थोड़ा सा इकोनॉमिक से हटके, कि कभी भी किसी को पैसे ना दें, भले कोई कितना ही क्यों ना रो रहा हो, ठीक है। या तो मतलब ये तो घर वाले हो, इमीडिएट घर वाले हों, ठीक है, और मतलब दें आप, उसके लिए मना नहीं है, लेकिन ये मान के दें कि ये पैसा कभी वापस नहीं आने वाला है। देने के लिए कोई मना ही नहीं है, ठीक है। जैसे मैं भी काफ़ी सारी ठोकरें खाने के बाद ये रियलाइज़ कर चुका हूँ कि भाई दो पैसे, ठीक है। जैसे अभी काफ़ी लोग से मांगते रहते तो मैं दे देता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये उम्मीद के साथ कि ये कभी वापस आएगा नहीं पैसा, ठीक है। तो लाइफ की लर्निंग ने सोचा आपको दे दूँ, बिकॉज आप कल को अर्न करोगे, कल को ऐसे लोग से आप का परिचय होगा, ठीक है, फिर आपको धोखा मिलेगा, तो इससे अच्छा पहले ही मैं आपको बता दूं। लाइबिलिटी पे आते हैं। खैर, तो लाइबिलिटी होता है जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। लोन जैसे आपने अगर किसी से लिया है तो उसके लिए आप लाइबल हो, आपको चुकाना पड़ेगा। समझ आई होगी, आ गई होगी लाइबिलिटी और एसेट की फील आ गई आपको कि एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होती है सभी को। अब हम आएंगे, ये पढ़ेंगे, ठीक है। सर मशीनरी भी एसेट होता है लेकिन उसकी वैल्यू तो कम होती है। देखिए यहाँ पे एसेट का मतलब ये नहीं है कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी, कि मैंने प्रॉपर्टी का एग्जांपल दिया है तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। हो सकता है प्रॉपर्टी की वैल्यू घट भी जाए, लेकिन वो आपके लिए एसेट इस सेंस में है कि उसके लिए आप लाइबल नहीं हैं। लाइबल इस सेंस में नहीं कि मैंने लोन अगर लिया है तो मैं लाइबिलिटी क्रिएट हो गई कि भाई ये मुझे भरना है, ये मेरे पास प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं कि मुझे इसको बेचना ही बेचना है। आप ये मत सोचिए कि एसेट का मतलब होता है जिसकी प्राइस बढ़े ही बढ़े ना, ये नहीं मतलब होता उसका। साउंड बफर कर रही है। हाँ सर, मेरी फ्रेंड ने मेरे 100 रुपये नहीं दिए अभी तक। बेटा 100 रुपये तो चलो एक छोटी बात हो गई, कल को बड़ी चपत लगे उसके लिए मैंने आपको बताया है ना। क्या एक बार कंफर्म कर दो, बफरिंग हो रहा है क्या साउंड? एक सेकंड रुको। क्या एक बार कंफर्म कर दो, बफरिंग हो रहा है क्या साउंड? एक सेकंड रुको। अभी एक बार कंफर्म कर दो, अभी तो बफर नहीं हो रहा है। क्या एक बार कंफर्म कर दो, बफरिंग हो रहा है क्या? अभी एक बार कंफर्म कर दो, अभी तो बफर नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी क्लियर हो गया एसेट लाइबिलिटी। अब आते हैं हम रेवेन्यू वाला, ये जो पढ़ रहे थे ना रेवेन्यू, तो हम पढ़ेंगे रेवेन्यू रेसीट में क्या आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आता है, ठीक है। लेकिन मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको ये बता दूँ कि रेवेन्यू में, चलो पहले यही देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता है, ठीक है। तो ये छोड़ दो तुम, ये अभी तुम्हें नहीं देखना है, ठीक है। रेवेन्यू रेसीट में आता है टैक्स का पैसा और नॉन टैक्स का पैसा,
जो गवर्नमेंट टैक्स में पैसा कमाती है और जो गवर्नमेंट नॉन टैक्स, टैक्स का पैसा मतलब अभी हम टैक्स अलग से देखेंगे कि भाई जैसे आप इनकम टैक्स भरते हो, जीएसटी देते हो, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, जितने तरह के टैक्स होते हैं उसका पैसा रेवेन्यू रेसीट में जाता है। यानी रेवेन्यू टैक्स गवर्नमेंट के लिए क्या है, इनकम है, तो रेसीट में जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, और रेवेन्यू वाले में जाएगा। अब रेवेन्यू वाले में ही क्यों जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू वाले में वो चीज़ें जाती हैं जो ना तो एसेट घटाती हैं, ना तो एसेट बनाती हैं, ना एसेट, नीदर डिक्रीज इन एसेट नॉर इंक्रीज इन लायबिलिटी। समझ रहे हैं आप? यानी कि ये कोई हमारा रिसीट जो है ना तो हमारी एसेट बनाती है नहीं और ना ही लायबिलिटी, यानी एसेट और लायबिलिटी का कोई लेना देना नहीं होता रेवेन्यू वाले हेड में। एसेट और लायबिलिटी का लेना देना होता है कहाँ पर, कैपिटल वाले में, कि गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा कलेक्ट हुआ, ठीक है, तो गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा वो उसको खर्च करना है। तो काइंड ऑफ आप ये मान सकते हो कि वो कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इसने गवर्नमेंट की कुछ एसेट कम कर दी। अभी हम देखेंगे जो कैपिटल रेसीट होता है उसमें कहीं ना कहीं हमारी एसेट या तो कम हो जाती है या गवर्नमेंट की देयता बढ़ जाती है, लायबिलिटी बढ़ जाती है। क्या गवर्नमेंट की यहाँ पर कोई लायबिलिटी बढ़ी? गवर्नमेंट ने टैक्स से पैसा कलेक्ट किया, क्या ये गवर्नमेंट को पैसा किसी को देना है क्या? किसी थर्ड पार्टी, किसी से लोन लिया है क्या, उधार लिया है क्या? नहीं, ठीक है। और नॉन टैक्स का पैसा भी इसमें आता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ टैक्स का पैसा, नॉन टैक्स का पैसा। एग्जाम्पल के तौर पे गवर्नमेंट की कहीं पे शेयर होल्डिंग है, तो जब शेयर होल्डिंग होती है तो डिविडेंड मिलता है, ठीक है, डिविडेंड मिलता है जब शेयर होल्डिंग होती है आपकी, ठीक है। पीएसयू जैसे मान लो गवर्नमेंट कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो उससे जो गवर्नमेंट को अर्निंग हो रही है, ठीक है, ये अर्निंग किस सेंस में, अर्निंग फ्रॉम पीएसयू टाइप आप समझ सकते हैं, जैसे वही डिविडेंड टाइप जो गवर्नमेंट को मिल रहा है। रेल टिकट से जो गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है, ये सब, ये क्या टैक्स है क्या, टिकट का पैसा? ना। लेकिन क्या गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, लायबिलिटी बढ़ा रहा है? ना। तो ये आपका रेवेन्यू रेसीट में आएगा, ठीक है। ये आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि टैक्स रेवेन्यू में आएगा कि नॉन टैक्स रेवेन्यू में, वो तो हमने बस अपना समझने के लिए उसको डिवाइड कर दिया है कि रेवेन्यू रेसीट में दो तरह की रेसीट, एक तो टैक्स का पैसा और नॉन टैक्स का पैसा। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसा होता है, किस तरह का खर्चा आता है? तो यहाँ पर गवर्नमेंट के जो डे टू डे खर्चे आते हैं, डे टू डे का मतलब है हर महीने जैसे गवर्नमेंट को सैलरी देनी है, पेंशन देनी है, सब्सिडी देनी है, ग्रांट देना है। ग्रांट पे भी हम डिस्कस करेंगे, ग्रांट को थोड़ा सा रोक के रखिएगा। गवर्नमेंट को ब्याज भरना है। अब अगर तुम लोन लेते हो तो लोन चुकाते एक बार हो, लेकिन ब्याज उसका हर महीने भरते हो कि नहीं भरते हो, तो डे टू डे एक्सपेंस में आएगा। और मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी तो डे टू डे एक्सपेंडिचर है। अब गवर्नमेंट का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मान लो रोड कहीं खराब हो गई तो उसका मेंटेनेंस चल रहा है, ब्रिज का मेंटेनेंस चल रहा है। ब्रिज बना तो एक ही बार होगा ना, लेकिन मेंटेनेंस तो फ्रीक्वेंटली होता रहता है ना। तो जो गवर्नमेंट के फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो रेवेन्यू वाले में आते हैं, ठीक। मैं कैपिटल वाला भी समझा लूँ, देन दोनों को डिवाइड करके फिर से समझ लेंगे तो आपको और पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ठीक। अभी लोड मत लेना, बस जितना अंदर जा रहा है जाने देना, फिर मैं अभी समराइज कर दूंगा कि भाई ये रेवेन्यू और ये कैपिटल। कैपिटल में क्या होता है, ये लेस फ्रीक्वेंट होता है। लेस फ्रीक्वेंट कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। कैपिटल रेसीट क्या करता है, कैपिटल रेसीट में आता है जैसे कि मैंने लोन ले लिया। अब मैंने लोन तो लिया, लेकिन अगर आप देखो, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल किसी से बोला भाई यूपीआई कर दे, 1 लाख मैं दे दूंगा बाद में, लोन ले लिया ना मैंने, लोन लिया मैंने कि भाई मैं तुम्हें चुका दूंगा 1 साल में, मैं हर महीने ब्याज भरता रहूँगा, तो यूपीआई कर दो। खटाक से बैंक अकाउंट में आ गया पैसा, बैंक अकाउंट में पैसा आया है तो यानी रेसीट में आएगा। लेकिन क्योंकि इस पैसे ने मेरी एसेट को घटा दिया या तो लायबिलिटी कम कर दिया, लोन मैंने लिया तो मेरी लायबिलिटी बढ़ गई ना, तो तो ये कैपिटल में आएगा। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू में वो पैसा आता या जाता है जिसका लायबिलिटी एसेट से कोई लेना देना नहीं होता है। यहाँ पे एसेट और लायबिलिटी का लेना देना होता है। कैपिटल रेसीट वाला जो पैसा होता है वो आपकी लायबिलिटी बढ़ाता है, एसेट कम करता है। ये तो आप समझ गए कि लायबिलिटी कैसे बढ़ा रहा है, लोन लिया, एसेट कैसे कम कर रहा है वो समझो। मान लो मेरे पास घर है, मैंने उसको गिरवी रख दिया जुआ खेलते वक्त, ठीक है, तो मैंने अपना एसेट बेच दिया, गिरवी रख दिया और मैं घर अपना खो दिया है। फिर मेरे पास प्रॉपर्टी, मेरे पास गहने हैं, मेरे पास बाइक है, तो मैंने उसको क्या कर दिया,
मैंने उसको बेच दिया, मैंने अपने एसेट को सेल कर दिया, मैंने एसेट यहाँ पर क्या हुई, चली गई। तो यानी कि जब गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से, गवर्नमेंट तो जुआ खेलती नहीं, गवर्नमेंट क्या करती है, डिसइन्वेस्टमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं विनिवेश। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की, मान लेते हैं कि ये कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आपने सुना होगा गेल, भेल, सेल, ये सब। तो कोई भी पीएसयू मान लो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट का ये एक एसेट है, और गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको बेच दिया प्राइवेट सेक्टर को। अब गवर्नमेंट ने इसको बेचा तो गवर्नमेंट ने पैसा कमाया होगा, जैसे मैंने अपनी बाइक को बेच के 40-50 हज़ार रुपये कमा लिए। लेकिन आपने ये ऑब्जर्व किया कि मैंने अपनी पूंजी को खो दिया। गवर्नमेंट को जो यहाँ से पैसा आ रहा था डिविडेंड के तौर पे, अब क्योंकि वो डिविडेंड के तौर पे जो पैसा आ रहा था वो गवर्नमेंट को एक फ्रीक्वेंट इनकम आ रही थी गवर्नमेंट को, राइट, तो ये आपका रेवेन्यू रिसीट में आएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, अंडे लेने के बजाय मुर्गी को ही काट डाला, यानी कि पीएसयू को ही पूरा सेल कर दिया, यानी गवर्नमेंट ने अपने एसेट को हटा दिया। मुर्गी अगर मैंने बेच दी तो मुझे हर महीने बार बार जो अंडे आ रहे थे वो मेरे चले गए, यानी मैंने अपने एसेट को बेच दिया। लेकिन जो अंडे आ रहे थे वो बार बार आ रहे थे और मेरे लिए कोई लायबिलिटी नहीं थी, तो वो रेवेन्यू में जाएगा। क्लियर है? लोन मैंने लिया या डिस इन्वेस्टमेंट मैंने किया, वो आपका इसमें आएगा। ठीक है? कैपिटल एक्सपेंडिचर ने पूंजीगत खर्चा, पूंजीगत व्यय क्या होता है, जो आपकी एसेट बढ़ा दे। जैसे लोन मैंने दे दिया किसी को, लोन दे दिया किसी को, लायबिलिटी कम कर दे मेरी, या तो कैसे, लोन का मैंने रीपेमेंट कर दिया। अब कुछ लोग की बात समझ नहीं आ रही होगी, ये लोन देना का मतलब होता है और लोन रीपेमेंट का में अलग अलग अंतर होता है। लोन देने का मतलब ये है कि भाई ये ले 1 लाख रुपए, महीने में ब्याज देते रहियो। लोन रीपेमेंट का मतलब है, ले भाई 1 लाख रुपए जो मैंने तेरे से पहले लिए थे, यानी जो मेरी लाइबिलिटी थी कि मैंने तुमसे लोन लिया था 1 लाख, वो मैंने रीपे कर दिया। ये क्या है, ऊपर वाला एसेट जिसने क्रिएट कर दिया, ये मैंने बस ऐसे लोन दे दिया किसी को, मैंने किसी से लिया नहीं था जिसका मैंने रीपेमेंट, ना मैंने ऐसे ही लोन दे में पैसा उठा दिया जिससे अब मुझे ब्याज मिलेगा, तो मैंने एक एसेट क्रिएट कर दिया अपने लिए और अपनी लाइबिलिटी यहाँ से कम कर दी। और कैसे एसेट क्रिएट हो सकता है, जब गवर्नमेंट डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर करे। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन जैसे कि गवर्नमेंट रोड बना रही है, ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट रोड बना रही है, हॉस्पिटल बना रही है, गवर्नमेंट स्कूल बना रही है, ठीक है। तो ये सब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन हो रहा है। ठीक, क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? मैं समराइज करता हूँ एक बार, ठीक है, लेकिन पहले बताओ ये यहाँ तक किसी कोई डाउट है, फिर यहाँ पर मैं आपका समराइज़ करता हूँ। ठीक है, हमने पढ़ा ये काइंड ऑफ बजट, और बजट में 2 कंपोनेंट है। बजट के फंक्शंस क्या क्या थे, एलोकेशन फंक्शन, कि भाई गवर्नमेंट एलोकेट कर रही, लो हम तुम्हारे लिए रोड बनवाए दे रहे हैं, है ना, रोड बनवाए दे रहे हैं, तुम्हारे लिए हॉस्पिटल बना, एलोकेट कर रही है। रीडिस्ट्रीब्यूट का मतलब कैसे, यहाँ से टैक्स कलेक्ट करेगी, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी। स्टेबलाइजेशन फंक्शन कैसे करेगी, स्टेबलाइजेशन फंक्शन भी इसी टैक्स वैक्स के पैसे के थ्रू ही करती है। कैसे करती है वो जब मैं मनी एंड बैंकिंग पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे जब मॉनेटरी पॉलिसी देखेंगे तो वहीं फिस्कल पॉलिसी भी देखेंगे गवर्नमेंट की। ठीक, ऐप पर वीडियोज़ नहीं चल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रहा है यार, ऐप पर वीडियोज़ नहीं चल रहे हैं। ओके, क्लियर है। भाई वीडियो नहीं चल रही ऐप पे तो वो चल जाएगी, ठीक है, तुम्हारे स्पैम करने से नहीं हो जाएगा, ठीक है। अभी आई थिंक, रुको, चलो मैं बोल देता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, मैंने बोल दिया है, ठीक है। सर कैपिटल रिपीट कर दो, ओके। चलो मैं समराइज ही कर रहा हूँ, ठीक है। और ऐप का मैंने बता दिया है, ग्रुप पे डाल दिया है, ठीक है, जो ऐप वाले हैं तो वो भी ठीक कर रहे हैं, ठीक है। अभी ठीक करके देता हूँ। ये ऐप वाले वैसे ही हैं एकदम जॉनी लीवर की तरह,
आता मतलब एक ठीक करते हैं दूसरा ख़राब हो जाता है, दूसरा ठीक करते हैं तीसरा ख़राब हो जाता है, और तुरंत अभी ठीक करके देते हैं सर। डांट भी नहीं सकते इनको। ठीक है, तो बजट के दो पार्ट हैं यहाँ पर। एक तो है हमारा रेवेन्यू वाला साइड, ठीक, तो वो हमने फंक्शन देख लिया ना, एलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन और स्टेबलाइजेशन, रेवेन्यू वाला साइड और कैपिटल वाला साइड। ठीक है, लेती चीज़, रेवेन्यू में कैसा पैसा आता है, जो बार बार आता है, बार बार जाता है, जल्दी जल्दी आता है, जल्दी जल्दी जाता है। ना तो एसेट क्रिएट होता है, ना लाइबिलिटी जाती है, ना तो लाइबिलिटी बढ़ती है, ना तो एसेट कम होता है, कुछ नहीं होता है रेवेन्यू से। यह होता है जो एसेट और लाइबिलिटी का वो यहाँ पे है। अच्छा, रेवेन्यू रेसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसे ही कैपिटल रेसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू रेसीट में क्या क्या आता है, टैक्स का पैसा जो अभी हम देखने वाले हैं, अगली स्लाइड है हमारी, और दूसरा नॉन टैक्स का पैसा। टैक्स का भी हम समझेंगे कि टैक्स में क्या क्या आता है। नॉन टैक्स में जैसे कि गवर्नमेंट के रेलवे टिकट्स हो गए, गवर्नमेंट को डिविडेंड्स अर्निंग हो रही, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट जो ब्याज मिल रहा है, जो गवर्नमेंट को ब्याज मिल रहा है, यहाँ पर आप ब्याज भी लिख सकते हो। ब्याज किस चीज़ का, मैंने आपको बताया ना, लोन दिया जाता है एक बार या लिया जाता है एक बार, लेकिन उसका ब्याज देना और लेना वो चलता है बार बार। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट को यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट, ये किस चीज़ का इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने कोई लोन लिया होगा, उसका ब्याज चुकाया जा रहा है इसमें। तो ब्याज जो चुकाया जा रहा है एक्सपेंडिचर, और ब्याज जो आ रहा है वो रेसीट, क्योंकि बार बार आ रहा है ना, बार बार जा रहा है, तो रेवेन्यू वाले हेड में आ रहा है। और इसका याद दिलाना मुझे ग्रांट का भी, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया नॉन टैक्स का। एक्सपेंडिचर में तो गवर्नमेंट जो सैलरी दे रही है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, उनको जो पेंशन दे रही है, ठीक है, गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट यानी कि जो ब्याज भर रही है, और जो गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है, ग्रांट अगेन अनरिपीट, अभी मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है, डिटेल में। ये रेसीट क्या होता है, कैपिटल रेसीट में, कैपिटल रेसीट पैसा आ रहा है, लेकिन ये पैसा अच्छा वाला पैसा नहीं है। क्यों, क्योंकि या तो ये अपनी पूंजी को बेच के, ठीक है, बेच के या तो लाया गया है, या फिर कोई लाइबिलिटी बढ़ा के एसेट बेच दिया, मतलब कि भाई कोई मान लो डिसइन्वेस्टमेंट कर दी गवर्नमेंट ने, अपनी हिस्सेदारी बेच दी किसी पीएसयू में, या तो आधी या पूरी जितनी भी बेची हो, ठीक है, एसेट सेल कर दिया। देन लाइबिलिटी क्रिएट कर लिया का मतलब होता है लोन ले लिया उसने। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आता है, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर आता है, जैसे कि लोन का अगर रीपेमेंट कर दिया तो इसके थ्रू क्या किया गवर्नमेंट ने, अपनी लाइबिलिटी को कम कर लिया। लोन ग्रांट कर दिया, किसी को लोन दे दिया, ठीक है, लोन यहाँ पे दिया, तो यानी कि एसेट क्रिएट कर लिया गवर्नमेंट ने। प्लस डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बिल्ड कर दिया तो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होता है वो। इतनी चीज़ हमें समझ में आई। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करिए कि ग्रांट जो है ना, ग्रांट जो गवर्नमेंट दे रही है वो गवर्नमेंट रेवेन्यू साइड से दे रही है, लेकिन लोन यहाँ पे आ रहा है। ग्रांट क्या होता है, ग्रांट होता है पैसा जो गवर्नमेंट, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दे रही है कि लो भाई ये इतना पैसा ले लो हमसे। अब तुम्हें ये लग रहा होगा सर ये जो पैसा है ये तो गवर्नमेंट ने एक ही बार दिया होगा, हर बार तो देता नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे नॉर्थ ईस्ट वाले जो कुछ स्टेट हैं, क्योंकि उनको स्पेशल डिमांड होती हैं, स्पेशल डिमांड इन द सेंस कि उनको स्पेशल ज़रूरत होती है। मान लो किसी जगह में, जैसे मान लो केरल में फ्लड्स आ गए, उत्तराखंड में फ्लड्स आ गए, तो उनको स्पेशल चीज़ के लिए ग्रांट दे दिया। ग्रांट वो पैसा होता है जो वापस नहीं आता है। जैसे वो जो मैं आपको अभी बता नहीं रहा था कि किसी को पैसा देना तो ये समझ के मत देना कि वो वापस आएगा, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसको ग्रांट समझ के दे देना। ग्रांट का मतलब ये होता है कि भाई ले जा तू, इसमें ना तो मुझे ब्याज चाहिए, ना तो तू मुझे ये लोन वापस देना, ले जा मेरी तरफ से फ्री में, वो होता है ग्रांट। तो तुम्हारे दिमाग में ये डाउट आएगा कि ये तो एक बार है, फ्रीक्वेंट का तो होता नहीं, तो फिर इसको यहाँ क्यों रखा, है ना। अब पहली बार तो ये समझ लो कि जो ग्रांट है, ठीक है, ग्रांट और लोन में अंतर होता है, जो मैंने आपको ये अंतर बताया, ठीक है। लोन में आपकी काइंड ऑफ एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही थी अगर आप ले रहे थे, ठीक है, और अगर आप दे रहे थे तो आप एसेट क्रिएट हो रहा था। यहाँ पे रेवेन्यू वाले साइड में कोई एसेट और लाइबिलिटी का गेम नहीं होता है, तो इसलिए ना तो ग्रांट देने से मेरी कोई एसेट क्रिएट हुई, ना तो कुछ ऐसा लाइबिलिटी से लेने देना है, तो इसलिए मैंने इसको रेवेन्यू वाले साइड में रखा। क्लियर। अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये बहुत छुटकू सी चीज़ है। प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो प्लानिंग के तहत दिया जाता है, गवर्नमेंट प्लान करती है। नॉन प्लान होता है कोई इसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत नहीं होती है।
जो गवर्नमेंट ग्रांट देती है, गवर्नमेंट ग्रांट यानी कि ग्रांट बोल लो या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, वो चीज़ आपका प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। इसको छोड़ के सारी चीज़ें, सैलरी, पेंशन, ये सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट को ऐसे जो उसकी कोई प्लानिंग की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भाई इतने लोग काम कर रहे हैं तो उनको देना पड़ेगा, उसके लिए कोई प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है, वो सब आपका इसी में आएगा, ठीक है। सैलरी, पेंशन, ठीक है, गवर्नमेंट के इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज वगैरह, ये सब आपके नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगे। क्लियर है इतनी बात सभी को? और ये चीज़ ध्यान रखना कि रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट होती हैं दैट, इस तरह से डेफिनेशन आ सकती है, मैं इसलिए लिख रहा हूं, ठीक है, दैट विच डू नॉट लीड टू क्लेम ऑन द गवर्नमेंट, टू क्लेम ऑन द गवर्नमेंट, दे आर देयरफॉर नॉन रिडीमेबल, दे आर ऑफ नॉन रिडीमेबल नेचर। इनको कुछ ऐसा सच रिडीम नहीं करना होता है बाद में, नॉन रिडीमेबल नेचर की होती हैं ये, ठीक है। ये दोनों फैक्ट ध्यान रखना, दे डू नॉट लीड टू क्लेम ऑन द गवर्नमेंट, दे आर नॉन रिडीमेबल इन नेचर। अब हम आते हैं, ठीक है, और अच्छा चलो पहले टैक्स वैक्स पे आएंगे, उससे पहले अच्छा ये बताओ कि इन सब में गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा खर्चा किस में होता होगा। अभी मैंने एक रील भी डाली थी, अगर आपने ध्यान से देखा हो, कि गवर्नमेंट या फिर सरकार पैसा कहाँ से कमाती है और कहाँ पे खर्चा करती है। तो मैंने 100 रुपये का एग्जाम्पल लेके वो आपको चीज़ समझाई थी। तो वहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि इंटरेस्ट पेमेंट सबसे एक बड़ा कंपोनेंट होता है, ना सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बल्कि ओवरऑल भी। सबसे बड़ा जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का होता है स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस, जो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है उसमें जो राज्यों का हिस्सा होता है वो सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है, आई थिंक 22%। बाकी 18% वॉज दैट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, जो ब्याज भरती है हमारी गवर्नमेंट, ठीक है। तो इंटरेस्ट पेमेंट ध्यान रखना, इट इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट, ठीक है। ये सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है स्पेंडिंग का, ना सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बल्कि ओवरऑल भी, ठीक है। और ठीक है, बाकी तो और कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक, चलो तो अभी आते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं इस पे, टैक्सेशन सिस्टम पे, ठीक है। मदर टैक्सेस किसको बोलते हैं, मदर टैक्सेस। तो टैक्सेस जो होते हैं हमारे दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष कर और इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। अंतर क्या होता है, दे आर डायरेक्टली पेएबल टू द गवर्नमेंट, दे आर इनडायरेक्टली पेएबल टू द गवर्नमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे, अब जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आप इनकम टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके अपना जो इनकम टैक्स रिटर्न है, ITR जिसको इन शॉर्ट बोलते हैं, वो फाइल करोगे आप। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स आप इनडायरेक्टली दोगे, जैसे कि अब ये जो 1000 रुपये आप मुझे फ़ीस दे रहे हो, ठीक है, तो 1000 रुपये जो फ़ीस दे रहे हो इसमें जो 18% है, कितना हुआ 180 रुपये, ये सीधा सीधा मुझे गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देना है, सीधा सीधा, ठीक है। मतलब सबको नहीं करना होता है, ठीक है, जिनका एक थ्रेशोल्ड के बियॉन्ड रेवेन्यू होता है उन लोगों को जैसे GST बढ़ता है। तो अब ये आपका जो आपने फ़ीस दिया हो 180 रुपये मुझे डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे देना होता है। तभी आपने कई जगह देखा होगा, कहीं पे आपने कुछ खरीदारी करी होगी या फिर किसी का हो सकता है कोर्स भी आप खरीदते होंगे, तो कुछ लोग ये करते हैं कि GST अलग से लगा देते हैं। जैसे मैंने GST अलग से नहीं लगाया, जैसे मैं चाहता तो मैं 1000 रुपये रखता प्लस अलग से वहाँ पे एक ऑप्शन रखवा देता, जो कि ऑप्शन होता है मेरे पास। वो ऐप वाले पूछते हैं कि सर क्या आप GST अलग से रखना चाहेंगे या फिर नहीं रखना चाहेंगे। तो फिर अगर जैसे मैं चाहता तो मैं 18% लगा देता, देन आपका ये जो फीस है ये 1180 होता। जैसे अभी 1099 टाइप है कुछ, तो उसमें 18% आता कि भाई 18% GST, देन वो नेट अमाउंट आता आपका पूरा जोड़ के कि ये आपको इतना फाइनली पे करना है। तो जो अभी मैं जो आप देते हो इसी में से ही निकाल के गवर्नमेंट को दे देता हूँ, आपसे अलग से चार्ज नहीं करता हूँ, ठीक है। तो ये 180 शेयर गवर्नमेंट को चलाता हो, तो एक तरह से इनडायरेक्टली आप गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हो देखा जाए तो। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो आपको फाइल नहीं करना, फाइल तो मैं कर रहा हूँ GST हर महीने, ठीक है। तो हर महीने क्योंकि देखो हर महीने जा रहा है ना टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को, तो ये भी फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन है, तो इसलिए रेवेन्यू वाले साइड में जाता है ना। अरे भाई एप्लीकेशन पे क्लासेस चल जाएंगे भाई, ये देखो स्पैम पे स्पैम किए जा रहे हैं। अच्छा बेटा, 1000 में से 180 घटाओगे तो 900 आएगा क्यों?
हम्म? चलो, तो इनडायरेक्टली पेबल होता है गवर्नमेंट, इट कैन नॉट बी पास टू समवन एल्स, किसी आप पे पास ऑन नहीं कर सकते हैं, जैसे ये पास ऑन हो सकता है, जैसे अभी मैंने बताया, मैं चाहूँ तो आपको आप पे पास ऑन कर सकता हूँ कि भाई 1000 का 18% ये जीएसटी है, वो आप अलग से फिर भरेंगे। इट इज़ अ प्रोग्रेसिव टैक्स एंड इट इज़ अ प्रोपोर्शनल टैक्स। व्हाट इज़ द डिफरेंस? प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, टैक्स की रेट बढ़ेगी। अभी आपने टैक्स स्लैब्स देखी होंगी, अगर आप अवेयर रहते होंगे, मैंने वीडियो भी बनाई थी कि आपको भाई अगर 0 से 4 लाख तक इनकम है 0% टैक्स, 4 से दिन ऐसा कुछ था आपका 6 लाख तक 5% टैक्स, देन 6 लाख से 8 लाख 10%, 8 लाख से 12 लाख 15%, देन उसके बाद 30%, मतलब 12 लाख से 24 लाख 20%, ऐसा फिर 30% टैक्स। तो क्या है कि जैसे 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 आप हायर ब्रैकेट में जाएंगे आपका टैक्स रेट बढ़ता जाएगा। मुझे, मैं इसमें डीप नहीं जा रहा हूँ, उस वीडियो को आप देख लेना अगर आपको समझ आए टैक्स किस तरह से लेवे किया जाता है, क्योंकि हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि जिसकी इनकम, जैसे मैंने बोला कि 24 लाख के ऊपर 30% टैक्स है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई जो 23 लाख अर्न कर रहा है उसको 20% देना है, जो 25 लाख अर्न कर रहा है उसको 30% टैक्स देना है, इसका मतलब ये नहीं होता है। उसका मतलब कुछ और होता है कि जो आपकी 0 से 4 लाख वाली इनकम इसमें 0% टैक्स लेवी करेंगे, फिर ये वाला जो इनकम है इसमें, वो आपको ऐसे समझ आएगा ही नहीं, उसको आपको डिटेल में थोड़ा समझना पड़ेगा। तो वो जो बजट वाला वीडियो मैंने डाला था उसको आप देख लीजिएगा, वो आप समझ जाएंगे। और यहाँ पे क्योंकि एग्जाम में वो पूछेगा नहीं, इसलिए मैं वो चीज़ यहाँ पे डिटेल में समझा नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव टैक्स नेचर होता है, नहीं कि आपका जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा आपका टैक्स रेट बढ़ेगा, और ये प्रोपोर्शनल होता है, इसका मतलब होता है हर किसी पे एक समान टैक्स पड़ेगा। अब आप कोर्स मुझसे बाई करो, चाहे आप की फैमिली इनकम महीने की 10,000 हो चाहे 10 लाख हो, टैक्स तो जीएसटी तो सबको बराबर ही भरना पड़ेगा ना, 18%। आप कोई पिज़्ज़ा खरीदने जाओगे चाहे आपकी कितनी भी इनकम, सेम टैक्स पड़ेगा ना, तो ये प्रोपोर्शनल टैक्स होता है। मेनली जो हमारी गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन परफॉर्म करती है वो डायरेक्ट टैक्स के थ्रू करती है, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्सेस आते हैं? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कैपिटल गेंस टैक्स, ठीक है। और आपका क्या आ जाएगा? ठीक है, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स जो बिजनेसेस भरते हैं, ठीक है। अब इनमें से गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से रिसीव होता है, पहले तो ये भी हम पढ़ लेते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस में आता है आपका जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, लेकिन उन सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा के एक कॉमन टैक्स लाया गया, दैट इज़ जीएसटी। एक्साइज ड्यूटी जो कि पेट्रोल डीजल इन सब पे लगती है, क्या आपको पता है पेट्रोल डीजल पे आपका क्या बोलते हैं, जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। हर स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग अलग लाती है, सेम गोज़ विद अल्कोहल ऑल्सो, अल्कोहल में भी आपका अलग से लगता है। तो पेट्रोल डीजल अल्कोहल इन सब में आपका जीएसटी की जगह अलग अलग, जैसे एक्साइज ड्यूटी लगता है, ठीक है। कस्टम ड्यूटी, जो कस्टम्स में जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो वहाँ पर कस्टम्स ड्यूटी लगती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अभी इस पर अगेन रिपीट, मैंने रील डाली थी तो आई थिंक आपने देखी होगी, है ना। तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि कहाँ से गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू होता है। तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अगर हम देखें तो ये होता है आपका लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू जीएसटी होता है, ठीक है। भाई रील कहाँ गई वो, ये तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये एक बार रील देखिएगा तो वहाँ पर मैंने बताया था जीएसटी का लार्जेस्ट सोर्स होता है, ठीक है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे जीएसटी के बाद आता है आपका क्या, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले आता है जीएसटी, देन आता है आपका इसके बाद मतलब इनकम टैक्स तो ऑब्वियस से बात सबसे पहले आएगा, देन जीएसटी, देन और इससे भी ऊपर बोरोइंग आएगा, आपको बता दूं, ठीक है। लेकिन बोरोइंग को मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। बोरोइंग को हटाने के बाद इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, कॉरपोरेट टैक्स हो गया, ठीक है, कॉरपोरेट टैक्स हो गया, देन आपका कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी। तो ये होता है पूरा बोरोइंग के बाद जो पूरा बनता है, ठीक है। और अगर हम बात करें जब एक्सपेंडिचर की, एक सेकेंड, ठीक है, अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें, खर्चों की बात करें, तो खर्चे में सबसे जो बड़ा खर्चा निकल के आता है वो आता है, एक तो स्टेट का शेयर जो होता है टैक्सेस का, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ। उसके बाद जो आता है ना, एक तो उसके बाद भी अगर हम देखें तो लोन का जो इंटरेस्ट है, ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट को भरना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो गई, ठीक है,
देन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हो गई, सेंट्रल सेक्टर में ज़्यादा पड़ता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती हैं, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को 100% फंडिंग करती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड वो होती हैं जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट 51% लगभग, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वही 49% के समथिंग, वो भी उसका अपना कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछ ले सब्सिडी में ज़्यादा गवर्नमेंट का खर्चा जाता है फिर पेंशन में, ध्यान रखना सब्सिडी में गवर्नमेंट का ज़्यादा जाता है और पेंशन में थोड़ा सा कम जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर। अब हम ये पढ़ लेते हैं कि ये पेपर टैक्स क्या होता है। बहुत छोटी सी चीज़ होती है, या तो यहीं पे ही मैं लिख देता हूँ या तो अगली स्लाइड ही क्रिएट कर लेते हैं अभी, कि व्हाट आर पेपर टैक्सेस। व्हाट आर पेपर टैक्सेस। तो पेपर टैक्स होता है वो टैक्स जिससे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं आता है। एग्जाम्पल के तौर पे वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, और आपका एस्टेट ड्यूटी। अब एस्टेट ड्यूटी तो लगता नहीं है तो फिर भी लिख लो, ठीक है। नॉट लेवीड मतलब अभी लगता नहीं है करंट में, ठीक है। तो इनको पेपर टैक्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज रेवेन्यू कलेक्शन इज वेरी लेस। रेवेन्यू कलेक्शन जो इनसे होता है वो बहुत कम होता है, इज़ वेरी लेस, इसलिए इनको पेपर टैक्स बोला जाता है। ठीक, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा डायरेक्ट टैक्स को लेके, कि इन डायरेक्ट टैक्स, और किसी को भाई नींद वींद के झोंके में तो नहीं है, पानी वानी डाल के मुंह धुल लेना, ऐसा नहीं कि हाँ वो तो चला गया भाई रेवेन्यू और कैपिटल वाला, अब आराम से रिलैक्स करते हैं। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इन डायरेक्ट टैक्स जो आपका मार्जिनल टैक्स रेट होता है ना, जो आपका मार्जिनल टैक्स रेट होता है, इट इज़ ग्रेटर दैन द एवरेज टैक्स रेट। अब इसका तो मतलब समझो। अभी मैंने बोला कि जैसे फॉर एग्जांपल 4 से 6 लाख तक अगर मेरी इनकम है तो मुझे देना पड़ेगा, मान लेते हैं 10% टैक्स। 6 से अगर 8 लाख तक अगर मेरी इनकम है तो मुझे 15%, और 8 से अगर 12 लाख तक है मेरी इनकम तो मुझे 20%। ठीक, अब मैं आपको इसका मतलब समझा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी इनकम 7 लाख रुपए है, समझना, मेरी इनकम 7 लाख रुपए है, ठीक, या फिर 8 लाख, तुम समझ लो, 7 लाख का भी एग्जांपल देके समझा दूंगी, लेकिन पहले तुम 8 लाख समझ लो। 8 लाख है मेरी इनकम, मुझे एवरेज टैक्स कितना देना पड़ा होगा? एवरेज टैक्स तो 10 और प्लस 15, 25 डिवाइड बाई 2 यानी 12.5% रफली। एवरेज टैक्स मेरा 12.5% होगा ना। ना फॉर दी अनदर एक्स्ट्रा 1 लाख आई अर्न, दैट मीन्स अगर मेरी इनकम 9 लाख हो गई तो फॉर दैट एक्स्ट्रा 1 लाख, और इन दैट एक्स्ट्रा 1 लाख आई हैड टू पे 20% ऑफ टैक्स। 4 से 6 लाख के बीच में 10% टैक्स भरा होगा, 6 से 8 लाख के बीच में 15% टैक्स भरा होगा, यानी कि एक तरह से एवरेज देखा जाए तो मैंने 4 से 8 लाख तक के बीच में 12.5% भरा, 12.5%। लेकिन जैसे मेरी इनकम 9 लाख हुई, एक और एक्स्ट्रा लाख मैंने कमाया तो उसके लिए मुझे 20%, यानी एवरेज टैक्स रेट इज ग्रेटर देन द मार्जिनल टैक्स रेट। मार्जिनल टैक्स रेट इज दैट एक्स्ट्रा टैक्स विच आई हैव टू पे फॉर दैट एक्स्ट्रा इनकम। एग्जाम्पल और एक और ले लो, मैं 7 लाख कमाता हूँ अभी, ठीक है, 7 लाख कमाता हूँ, तो 4 से 6 लाख में 10% भरा होगा इस 2 लाख में, देन 6 और 7 लाख कमाता हूँ ना अभी, ठीक है, और तो 7 लाख मतलब एक और लाख मैंने एक्स्ट्रा कमाया, उसमें 15% भर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं अभी 7 लाख कमाता हूँ मान लो, ठीक है। तो एवरेज टैक्स मैंने कितना भरा? एवरेज टैक्स मैंने भरा वही अगेन मान लो 12.5%, लेकिन मान लो मेरी इनकम 7 की 8 हो गई, अभी भी मैं इसी स्लैब में पड़ा हुआ हूँ, इस स्लैब में थोड़ी ना आया हूँ अभी मैं, अभी मेरी इनकम 7 से 8 हुई है तो अभी इसी स्लैब में, लेकिन जो एक्स्ट्रा 7 से 8 गया मैं, उस एक्स्ट्रा एक में मुझे 15% टैक्स पे करना पड़ा ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो एवरेज टैक्स रेट होती है इस केस में वो मार्जिनल टैक्स रेट से कम होती है, फिर मार्जिनल टैक्स रेट ज़्यादा होती है इसमें। ठीक है, अब ये इंतरिम बजट क्या होता है? तो इंतरिम बजट जो इलेक्शन वाले ईयर में प्रेजेंट किया जाता है उसको इंतरिम बजट बोलता है, जैसे कि पिछले साल प्रेजेंट हुआ था। क्यों? सो दैट कि गवर्नमेंट बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ अनाउंस करके वोट ना खींच ले, तो उस चीज़ को रोकने के लिए इंतरिम बजट की बस इस जितने महीने तक चुनाव नहीं होते हैं,
चुनाव होके नई सरकार नहीं आती तब तक के खर्चे चलाने के लिए आप एक इंतरिम बजट ले आइए, ये सरकार से बोला जाता है। फुल फ्लेजेड आप बजट अभी नहीं लाएंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा आएगा तो फिर कहीं ना कहीं आप, क्योंकि पावर में सत्ता में, तो आप बड़ी बड़ी स्कीम का अनाउंसमेंट कर देंगे कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो ये स्कीम वो स्कीम ये तो इसलिए उसको उनको मना किया जाता है। ठीक है, ठीक। अब आते हैं कि ये क्या चीज़ लॉस, ठीक है। अब आते हैं कि ये क्या चीज़ होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट। ठीक है, तो देखो डिफरेंट टाइप्स के 3 बजट हैं। क्या बजट है? जहाँ पर खर्चे और आमदनी बराबर हों उसको बोलते हैं बैलेंस्ड बजट। जहाँ पर खर्चे ज़्यादा हों और इनकम कम हो उसको बोलते हैं डेफिसिट बजट। और जहाँ पर खर्चे कम हैं लेकिन इनकम ज़्यादा है वो होता है सरप्लस बजट। ऐसे तो खैर कभी हुआ नहीं हमारे साथ, डेफिसिट में ही रहते हैं, बस कितना कम से कम रखें डेफिसिट उसका टारगेट होता है। ठीक है, बैलेंस बजट आप समझ गए, जहाँ पर खर्चे और आमदनी बराबर होते हैं। ठीक है, तो डेफिसिट जो डिफरेंट तरह के हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमारा लास्ट कंपोनेंट है जिसमें कि हम टाइप्स ऑफ डेफिसिट पढ़ेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और नोट करिएगा, टैक्स वाले में ही एक कर्व है, चलो यहीं पे देखते हैं कर्व। वो कर्व को बोलते हैं लैफर्स कर्व। यूएस इकोनॉमिस्ट थे तो उन्होंने एक बार ये बताया कि गवर्नमेंट ये ना सोचे कि वो टैक्स रेट बढ़ाती जाएगी तो टैक्स का रेवेन्यू भी बढ़ता जाएगा। लैफर्स के अकॉर्डिंग जब आप टैक्स रेट बढ़ाओगे, ठीक है, आप रेट बढ़ाओगे, जैसे मान लो तो ये मान लो कि ये रेट है, ठीक है, और ये रेवेन्यू है, ठीक। तो गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ा रही है तो रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ रहा है, 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 बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, ये तो आप यहाँ पे रेवेन्यू को रख लो और यहाँ तो रेट को रख लो। ठीक है, रेवेन्यू और रेट को थोड़ा सा एक्सचेंज कर लेते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं रेवेन्यू, ठीक है, और यहाँ पर रख लेते हैं रेट ऑफ टैक्स। तो रेवेन्यू बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप रेट तो बढ़ाओगे लेकिन रेवेन्यू जो है ना वो घटने लगेगा और ये बन जाएगा घंटा। मतलब ये होता है आपका बेल शेप्ड कर्व। ठीक है, तो ये बेल शेप्ड कर्व बन के निकल के आ जाता है जहाँ की आप टैक्स का रेट इंक्रीज करोगे तो रेवेन्यू कलेक्शन जो है बढ़ेगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो घटने लगेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि फिर मतलब लोग ये सोचेंगे कि यार भाई जब हमें पूरा पैसा ही टैक्स में दे देना है, अब तुम बोलो कि तुम्हारी 1 लाख इनकम है, ठीक है, उसमें तुमको 50% टैक्स भरना है, ठीक है, 50% या फिर 60%। तो मैं जब तुमको 50-60% यानी मैं आधा या फिर आधे से ज़्यादा तुम्ही को टैक्स देना है, तो मैं पागल थोड़ी ना हूँ कमा रहा हूँ। या तो मैं फिर कुछ ना कुछ तरीके निकालूंगा ब्लैक में करने का पैसा कि भाई मैं टैक्स नहीं दूंगा तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस होगा, या फिर मेरी अर्न करने की जो एपेटाइट है वही ख़त्म होने लगेगी। भाई मैं क्यों कमाऊँ यार, इफ़ गवर्नमेंट इज़ माई स्लीपिंग पार्टनर। और यही क्वेश्चन पूछा था निर्मला सीतारमन से एक बंदे ने कि मतलब गवर्नमेंट इज़ माई स्लीपिंग पार्टनर, कमाता मैं हूँ, गवर्नमेंट पेल के पैसा कमाती, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, और गवर्नमेंट सिर्फ मैं जो भी करूँ, ठीक है, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, मैं रोड पे चल रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, गवर्नमेंट इज़ माई स्लीपिंग पार्टनर। एंड निर्मला सीतारमन वॉज लेफ्ट स्पीचलेस, कोई आंसर नहीं था, नो आंसर। ठीक है, तो वही कि अगर आप बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ाओगे तो फिर एक पॉइंट के बाद आदमी डिमोटिवेट हो जाएगा या फिर कुछ ना कुछ और देखेगा, तो आप जिसका जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो फिर फीका पड़ जाएगा। ठीक है, डेफिसिट पे आते हैं। तो डेफिसिट 3 तरह के पढ़ने हैं, बजटरी, रेवेन्यू और फिस्कल। तो डेफिसिट का मतलब ये होता है कि आपके खर्चे ज़्यादा हैं आपकी इनकम से, तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, सिंपल। क्योंकि आपके खर्चे ज़्यादा तो आप खर्चों में से इनकम को माइनस करोगे, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, ये होता है आपका रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक, अब आते हैं, ये तो क्लियर हो गया होगा कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। अब आते हैं कि ये बजटरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। बजटरी डेफिसिट का मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा, और फिजिकल डेफिसिट पे मत आप अभी फोकस करिए, अभी जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर, यानी बजटरी डेफिसिट पे। टोटल एक्सपेंडिचर
माइनस टोटल रेसीट, पूरे खर्चे में से माइनस कर दो पूरी जो गवर्नमेंट को इनकम आई है, और ये गवर्नमेंट का ज़ीरो आता है हमेशा, यानी गवर्नमेंट का तो बैलेंस्ड बजट हुआ ना। ना ऐसा हो सकता है कि एकदम ज़ीरो है, सीधा ज़ीरो एक्यूरेट एकदम, और आता ज़ीरो ही है बजटरी डेफिसिट? ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा ऐसे पॉसिबल है कि गवर्नमेंट को जितना भी डेफिसिट होता है, जितना भी घाटा होता है, वो क्या करती है, उतना लोन ले लेती है, और वो लोन का पैसा कैपिटल रिसीट में आता है। तो अगर देखा जाए तो रिसीट में वो पैसा जुड़ गया ना, तो ज़ीरो हो गया। जैसे मान लो कि यार मुझे पता चला इस महीने मेरी इतनी 50,000 की इनकम थी और खर्च कर दी मैंने 70,000, यानी 20,000 का डेफिसिट आ गया। मैं 20,000 लोन में ले लिया, 20,000 खट्टे से अकाउंट में आ गए, तो दिखाई क्या दे रहा है कि इस महीने तो यार जितना आमदनी थी उतने खर्चे हैं, लेकिन एक्चुअल मैंने तो लोन ले रखा है ना, तो लोन नहीं देख पा रहा हूँ मैं इसमें। तो लोन देखने के लिए मैं क्या करूँगा, लोन देखने के लिए मैं टोटल रेसीट में से वो वाली रेसीट हटा दूंगा जो डेट क्रिएट कर रही हैं। डेट क्रिएट कर रही का मतलब ये है कि जो मैंने लोन लिया है, जो मेरी लाइबिलिटी क्रिएट कर रही है, जो डेट क्रिएट कर रही हैं। कमेंट में आप मुझे बताएंगे का मतलब ये है कि जो मैंने एक लोन लिया है, जो मेरी लाइबिलिटी फ्लो कॉन्सेप्ट है, जो डेट क्रिएट कर रही हैं। कमेंट में आप मुझे बताएंगे का मतलब ये है कि डेट ही आपको बताना है, एक लोन लिया है जो मेरी लाइबिलिटी फ्लो और स्टॉक कॉन्सेप्ट की डेट क्रिएट समझ में आपको बात कमेंट में अगर मुझे लोन देखना है गवर्नमेंट ने कितना लोन लिया है, यहाँ से तो पता नहीं चलेगा, तो मैं क्या करूँगा, बोलूँगा जरा अपनी टोटल रेसीट में से वो रेसीट हटा देना, मुझे लोन देखना है गवर्नमेंट डेट क्रिएट लोन है, यहाँ से तो पता नहीं चलेगा। तो क्योंकि तुमने वो अपनी रेसीट से हटा दिया, में से वो रेसीट हटा गया, यहाँ पर होगा नॉन डेट क्रिएटिंग। तो क्योंकि तुमने वो अपनी रेसीट से हटा दिया, में से वो रेसीट हटा गया, यहाँ पर होगा नॉन डेट क्रिएटिंग। मतलब ये है कि क्योंकि तुमने वो, चलो पहले तो ये हटा दिया, टोटल रेसीट में से मैंने डेट क्रिएटिंग यहाँ रेसीट हटा दी, जिसकी वजह से लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, क्योंकि ये वो पैसा है जो मुझे वापस करना होगा। डेट, चलो पहले तो ये समझा दिया, टोटल रेसीट में से मैंने डेट क्रिएट बट डेफिसिट हटा दी, जिसकी वजह से लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, क्योंकि ये वो पैसा है जो मुझे वापस करना होगा। चलो पहले तो ये समझा दिया, टोटल रेसीट में से मैंने डेफिसिट का मतलब है कि काइंड ऑफ ये वो पैसा मुझे कितने का घाटा चल रहा है, फिर कितने का घाटा हुआ, कितने टाइम में हुआ, ये बताना यहाँ पर जरूरी है। कितने का घाटा चल रहा है, फिर कितने का पीरियड ऑफ टाइम स्पेसिफाई करना जरूरी है। डेट जो होता है, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट इसलिए बिकॉज ये एक पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम पे डिपेंड नहीं, पॉइंट ऑफ टाइम पे डिटरमाइन करता है। जैसे कि डेट में अगर बोलूँ कि बेटा राहुल कितना ब्याज लिए हो तुम, तो बोलोगे 10,000। मैं बोलूँगा बेटा राहुल कितना ब्याज है अभी तुम पर, तो तुम बोलोगे 10,000। दोनों में अंतर है। मैंने बोला कि भाई राहुल कितने का ब्याज लिए हो, कितने का ब्याज अभी लिए हो, ठीक है, अभी सिर्फ 10,000 का लिए हैं, या फिर कितना मैं बोलूँ कि हाँ, तो वही मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, या फिर चलो ये एग्जांपल ले लेते हैं, तो कितने टाइम में तुमने वो लिया, ठीक है, वो मैटर करता है यहाँ पर, ठीक है। और एक तरह से अगर मैं फिर मैं डेट की बात करूँ, तो आपके पास कितना अभी टोटल लाइबिलिटी बन रही है, वो होगा आपका एक स्टॉक कॉन्सेप्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ ब्याज, इंटरेस्ट, तो वो भी आपका एक फ्लो कॉन्सेप्ट होगा। अब ब्याज जो मान लो कि आप 5,000 पे कर रहे हो, तो दिन का, महीने का, साल का, कितने का, तो ब्याज भी आपका एक फ्लो कॉन्सेप्ट होगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, ठीक, क्लियर है। इसको लिखने के और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रेसीट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रेसीट, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं ना। यानी कि कैपिटल रिसीट सिर्फ वही लेनी है जो डेट क्रिएट ना कर रही हूँ, और अगर कर रही हूँ तो उसको घटा देना टोटल रिसीट से। समझ में आ गया ना। तो रेवेन्यू रिसीट प्लस वो कैपिटल रिसीट जो नॉन डेट क्रिएटिंग है, ठीक, क्लियर हो गया। अब ये प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जो फिस्कल डेफिसिट है ये हमें गवर्नमेंट की बोरोइंग के बारे में बता देता है कि गवर्नमेंट ने कितने की खरीदारी कर रखी। प्राइमरी डेफिसिट होता है जब फिस्कल डेफिसिट से यानी राजकोषीय घाटे से हम ये घटा देते हैं, यानी इंटरेस्ट पेमेंट जो गवर्नमेंट लोन में भर रहा है उसको हम प्राथमिक घाटा बोलते हैं। और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट वो रेवेन्यू डेफिसिट होता है जिसमें कि आप ग्रांट हटा देते हैं फॉर डेवलपमेंटल पर्पसेस। मतलब इसका ये होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट,
यही होता है। तो अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो एक्सपेंडिचर भी तो होगा जो गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया है, लेकिन वो ग्रांट मान लो किसी स्टेट को दिया और उस स्टेट से उसने पर्टिकुलर मान लेते हैं कि हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, रोड इस तरह का बना दिया, लेकिन ये जो बना ये तो डेवलपमेंटल पर्पज़ के लिए यूज़ हुआ ना, एसेट क्रिएशन के लिए यूज़ हुआ ना। तो अगर गवर्नमेंट बोले कि यार प्लीज़ उसको हटा दीजिए मेरे डेफिसिट से, तो वो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कहलाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो राष्ट्र निर्माण में खर्च हुआ है, वो वाला है ना, सैलरी, पेंशन, इन सब में खर्च नहीं हुआ है, बल्कि एक एसेट क्रिएशन के लिए खर्च हुआ है वो पैसा, इसलिए उसको आप हटा देंगे तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा। क्लियर है? ठीक, यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? पिगोवियन टैक्स क्या होता है? चलो पिगोवियन टैक्स भी बता रहे हैं अभी, ठीक है, वही आगे पढ़ने वाले हैं। जीएसटी की अगर बात करें तो ये 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था, ठीक है, और 1 जुलाई 2017 से ऑपरेशनल हुआ था। बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस की जगह पे लाया गया था। असम पहला स्टेट था जिसने कि जीएसटी बिल को रेटिफाई किया था। जीएसटी काउंसिल ज़रा कमेंट करके बताएंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है ये हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जीएसटी काउंसिल इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 279A। 33 मेंबर होते हैं इसमें, 33 मेंबर होते हैं, 2 सेंटर से और 31 फ्रॉम डिफरेंट स्टेट एंड यूटीज़। चेयरमैन इसके हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ही होते हैं, जो भी निर्मला सीतारमन जी हैं। अब डिफरेंट टाइप के हम टैक्स देखते हैं, ठीक है। तो सर चार्ज क्या होता है? सर चार्ज वो होता है एडिशनल टैक्स होता है ऑन टैक्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये उन लोगों पे लगता है जिनकी इनकम बहुत ही ज़्यादा होती है, उन पे सर चार्ज लगता है कि भाई आपकी इनकम क्योंकि इतनी है, बहुत ज़्यादा है, मान लो 1 करोड़, 2 करोड़ है, 3 करोड़ है ना, 10 करोड़ है मान लो, तो भाई उन पे क्या है, टैक्स पे भी टैक्स लगता है कि एक सर्टेन पॉइंट पे जाके आप पर एडिशनल हम 4% लगा रहे हैं, ठीक है। ये किस पे लगता है? जो बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहा है। सेस टैक्स वो होता है, सेस जिसको बोलते हैं, ये एक डेफिनेट पर्पस के लिए लगाया जाता है। चार्ज ऑन एवरीवन, सब पे लगाया जाएगा, चाहे आपकी इनकम कम हो चाहे ज़्यादा हो, अगर आप टैक्स भर रहे हैं तो सेस सबको देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बोल दे कि भाई दिल्ली में पोल्यूशन बहुत हो रहा है, तो पोल्यूशन कम करने के लिए, दिल्ली से याद आया, दिल्ली में कुछ फेरबदल उलट फेर होने वाला सुना है? तो पॉल्यूशन को रोकने के लिए हम एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे, मतलब एक एक्स्ट्रा आपसे पैसा चार्ज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा टैक्स लगा रहे हैं, तो डेफिनेट पर्पज़ के लिए, फिर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एक्स्ट्रा टैक्स गवर्नमेंट लगा सकती है, तो उसको सेस बोलते हैं। ये गवर्नमेंट जो लगाती है ये स्टेट के साथ शेयर नहीं करती, यानी कि राज्यों को इसका हिस्सा नहीं मिलता है। पिगोवियन टैक्स वो होता है जो लगाया जाता है टू लोअर दी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़। इसका मतलब क्या होता है? नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ का मतलब, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ का मतलब ऐसे मैंने बैच में तो समझाया था, बैच में मतलब जो भी हम लोगों ने MCQs किए थे आई थिंक परसों, है ना, तो मैं फिर से आपको समझाता हूँ। एक्सटर्नलिटी का मतलब होता है कि एक्सटर्नलिटी 2 तरह की हो सकती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। इसका मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बैठ के क्लास ले रहा हूँ, ठीक, तुम लोगों ने तो पे किया है, क्लास देख रहे हो, कुछ लोग, बहुत लोगों ने नहीं पे किया होगा, फ्री में ले रहे होंगे, लेकिन कोई नहीं, ठीक है। मान लो कि मेरे जो मैं रूम में पढ़ा रहा हूँ उसके बगल वाले रूम पे एक कोई और बंदा है, ठीक है, पढ़ा लिख रहा है। अब उसका तो मेरे से डायरेक्ट कोई लिंक नहीं ना तो उसने मुझे पे किया है, ना तो मैं उसके लिए पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा तो तुम्हें रहा हूँ, ठीक है। साइड में मेरे से कोई इफेक्ट हो रहा है, मेरे काम की वजह से अगर कोई इफेक्ट हो रहा है उसको एक्सटर्नलिटी बोलते हैं। अब वो इफेक्ट पॉजिटिव तरीके से हो रहा है तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, और अगर नेगेटिव तरीके से हो रहा है तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। जैसे अगर वो बंदा पढ़ रहा है जेई एग्ज़ाम के लिए, JEE एग्ज़ाम के लिए, तो JEE वो एग्ज़ाम जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम के लिए नहीं, ठीक है, उसके लिए पढ़ रहा होगा तो उसके लिए पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी होगी। लेकिन वो JEE एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा है, IIT JEE के लिए, तो उसके लिए क्या ही मतलब, क्या ही पिगोवियन टैक्स, सेस टैक्स, उसके लिए तो कोई मतलब का नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अलावा। तो उसके लिए वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी इसलिए हो जाएगा क्योंकि मैं उसको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मैं जोर जोर से बोल के तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वो बेचारा बगल वाले रूम पे पढ़ नहीं पा रहा है। दूसरा केस ये कि वो बंदा SSC JEE के लिए प्रिपेयर कर रहा है, फिर मान लो SSC CGL के लिए, तो उसका तो फ्री में फ़ायदा हो रहा है ना, फ्री में फ़ायदा हो रहा है कि भाई उसको फ्री में GK पढ़ने को मिल रही है, तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है ना। अब ये क्यों लगाया जाता है? जैसे मान लो कोई फैक्ट्री है, अब फैक्ट्री के आसपास जो लोग रह रहे हैं उनका मान लो कि पानी दूषित हो रहा है, हवा दूषित हो रही है इस फैक्ट्री की वजह से,
तो गवर्नमेंट उसके लिए अलग से टैक्स लागी, पिगोवियन टैक्स, इस नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को कम करने के लिए उस टैक्स का पैसा यूज़ करेगी उस नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो जो एक्सटर्नलिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। मैंने आपको समझा दिया कैसे। ठीक, ख़त्म हो गया यार अब तो लेक्चर। ठीक है, तो फाइनल रिमाइंडर फॉर द इंग्लिश बैच, और ये जीके बैच 3.0 है, इसी के अंदर इंग्लिश वाला भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, कोर्स की वैलिडिटी 1 साल है 1099 एंड लाइफ टाइम वैलिडिटी है 1299। ठीक है, परमार अकेडमी एप्लीकेशन से आप एनरोल कर सकते हैं। बाकी जो लोग आईफोन यूज़र्स हैं तो आप इस नंबर पे एक लिंक मांग लीजिएगा। ठीक है, आपको लिंक मिल जाएगा। वैसे तो आईफोन के लिए भी ऐप जल्दी आ रहा है आपका। ठीक है, अलग से आपको फिर लिंक विंक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कोई दिक्कतें भी आपको नहीं आएंगी। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चंस करेंगे, है ना। और जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि अब अगले 3 दिन आपकी क्लास नहीं होगी। वैसे आज तो फ्राइडे सैटरडे संडे को तो वैसे भी नहीं होती है, मंडे को भी नहीं होगी आपकी क्लास, है ना। तो आपके पास ये अभी टाइम है कि सैटरडे संडे और मंडे आप अच्छे से अंडे मत खाना, रिवीजन करना। ठीक है, अच्छे से जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं इकोनॉमिक्स में, जो भी आपको हैवी लगी हैं उसको रिवीजन करना, फिर से एमसीक्यूज लगाना, है ना। अभी आपने AIR 1 को सुना है ना, क्या बात उसने भी बोली सेम चीज़ की भाई रिवीजन करना है। मैंने कम ही लेक्चर्स के लेकिन बार बार रिवीजन किया उस चीज़ का। ठीक है, पड़ोसी देश को जो एड देते हैं ना, वो यदुवंशी ऋतिक जी बैलेंस ऑफ पेमेंट करके भी एक चीज़ होती है, वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से मेनली डील करता है। क्या मार्जिनल टैक्स, मार्जिनल टैक्स एक बार फिर से वापस करके उसको पीछे करके आप देख लो, है ना, क्योंकि मैं सेम चीज़ रिपीट करूँगा फिर से। सर और एक दिन छुट्टी दे दो। अच्छा, अब इतने में 3 में मन नहीं भर रहा है, 4 दिन छुट्टी चाहिए। चलो पहले SSC वाले क्वेश्चंस करेंगे, देन हम उस पर आएंगे CDS वाले पे। करो जल्दी से। क्या लिख रहा भाई, जो भी यार यूज़ कर रहा है वीडियोस वगैरह, तो फिर अगेन रिमाइंडर है कि प्लीज़ ना करें। ठीक है, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है आपको तो फिर आप बोलते हैं कि प्लीज़ ऐसा मत करिए, है ना। चलो कोई नहीं, ठीक है। बस कॉपीराइट स्ट्राइक आने वाली है, तैयार रहें जो भी अगर स्ट्रीम कर रहा है फिर किसी भी तरह की वीडियो कर रहा है। ठीक है, मैं एक दिन बैठता हूँ और उसके बाद फिर सब पे फिर खटाखट स्ट्राइक मारना शुरू करूँगा। ठीक है, चलो तो रिवीजन का काम बोला उन्होंने, बोला बस परमार सर को सुनना है। बस सुनने से थोड़ी ना हो जाएगा, सुन तो हर कोई रहा है, तो फिर क्या हर किसी का सिलेक्शन हो जाएगा क्या। रिवीजन का भी तो उन्होंने बोला है कि मैंने इतने 14 लेक्चर्स किए PYQ के, लेकिन बार बार उसको रिवाइज किया। तो फाइनेंशियल हमारा ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से, चलता 31 मार्च तक है। इन जनरल डेफिसिट इज़ कंसिडर्ड एज अ, डेफिसिट क्या कॉन्सेप्ट होता है आपका, तो डेफिसिट होता है फ्लो कॉन्सेप्ट, और जो आपका डेट होता है इट इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, है ना। जैसे कि फ्लो कॉन्सेप्ट में हमारा होता है इनकम, लेकिन जो हमारी वेल्थ होती है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट होती है। इन फ्लो में आता है हमारा जैसे चेंज इन इन्वेंट्री, है ना, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो चेंज इन इन्वेंट्री, इसमें क्या आता है आपका इन्वेंट्री, इसमें इन्वेंट्री आएगा तो वो स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्री आएगा तो फ्लो। प्राइमरी डेफिसिट इज जीरो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, तो प्राइमरी डेफिसिट कब जीरो होगा, तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, प्राथमिक घाटा क्या होता है। प्राथमिक घाटा होता है कि फिजिकल डेफिसिट है माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, तो इसके ज़ीरो होने से तो वो ज़ीरो नहीं होगा, बिकॉज इंटरेस्ट पेमेंट भी तो हो सकता है। इंटरेस्ट पेमेंट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट, अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर B आंसर होगा, ओनली B। ठीक, गवर्नमेंट प्राइमरी डेफिसिट क्यों लाती है, प्राथमिक घाटा क्यों लाती है, ये दिखाने के लिए भैया कि देखो इंटरेस्ट पेमेंट इतना जा रहा है तो इस वजह से हमें ये घाटा हो रखा है। तो गवर्नमेंट अलग अलग तरह के घाटे इसीलिए लाती है, जैसे फिजिकल डेफिसिट से पता चल जाता है बोरोइंग कितनी हुई। इफेक्टिव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लाता है कि ये दिखाने के लिए गवर्नमेंट कि देखो हमने इतने का तो ग्रांट ही दिया है। प्राइमरी डेफिसिट ये दिखाने के लिए कि देखो यार पिछली गवर्नमेंट ने इतना लोन ले रखा था, उसी का ब्याज भरते भरते हमारा हलक सूख रहा है, बाकी तो हम तो ज़्यादा लोन लिए नहीं, तो वो दिखाने के लिए प्राइमरी डेफिसिट लाता है। द स्टेबलाइजेशन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बजट मेनली इंक्लूड स्टेबलाइजेशन फंक्शन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज,
ये तो एलोकेशन फंक्शन हो जाएगा। इंटरवेंशन टू एक्सपैंड और रिड्यूस द डिमांड, है कि नहीं, बताया था कि डिमांड, इन्फ्लेशन हो रखा है, डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, सप्लाई नहीं हो रही है, वो सब कैसे जो इन्फ्लेशन हो रहा है तो उसमें स्टेबलाइज करता है ना। प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड, ये क्या होगा, ये भी आपका एलोकेशन फंक्शन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, हाँ ये रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट, कौन सा गलत कथन है। देर इज नो फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द अमाउंट इन केस ऑफ रेवेन्यू रिसीट, कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं होता है टू रिटर्न द अमाउंट इन केस ऑफ रेवेन्यू रिसीट। यस, प्रॉफिट अर्न थ्रू इंडियन रेलवेज इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। यस, फीस एंड फाइन्स कलेक्टेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसीट। नो 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 नो, फीस और फाइन तो रेगुलर बेसिस पे आता रहता है ना, और गवर्नमेंट की लाइबिलिटी तो बनती नहीं है, लेकिन कैपिटल रिसीट में तो हमने पढ़ा था कि हमारी लाइबिलिटी बनती है। ठीक है, ओके। टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी भी अभी करवा देंगे, ठीक है जी। हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है क्या? अरे अभी कहाँ कंप्लीट हुई है, अभी तो हिस्ट्री अभी चलती रही हिस्ट्री, अभी तो वो तो हिस्ट्री तो चल रही है अभी। हमको क्या लग रहा है इकोनॉमिक्स चल रही है? हिस्ट्री चल रही है। फीस एंड फाइन्स कलेक्टेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसीट। रिकवरी ऑफ अ लोन इज अ कैपिटल रिसीट। तो रिकवरी, तो ये चीज़ आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, रेवेन्यू में आएगा ये। ठीक, क्यों आएगा? क्योंकि आपको पता है इससे कोई लाइबिलिटी नहीं बन रही, कैपिटल रिसीट में लाइबिलिटी बन जाती है, ठीक है। और फीस एंड फाइन्स का पैसा आता रहता तो ये आपका जो रेवेन्यू रिसीट का जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वहाँ पर जाएगा। ठीक, नींद आ रही है। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ FRBM? FRBM जो है एक्ट 2003 का, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट ऑफ GDP। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर नोट करना, या तो यहाँ पर नोट कर लो क्योंकि फिर नोट्स में भी ऐड हो जाएगा ना, यहाँ पर ऐड कर लो। क्या चीज़ है? एंड दैट इज़ कि FRBM जो एक्ट है, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, FRBMA ऑफ 2003, कृषि घाटा है दैट कैन नॉट दैट शुड का, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट, टू रिड्यूस सब्सिडीज, टू इंक्रीज एक्साइज ड्यूटी, या फिर टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स, टू रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट। FRBM ने एक टारगेट रख रखा है, गवर्नमेंट को टारगेट दे रखा है कि आपका जो फिजिकल डेफिसिट है, जो राजकोषीय घाटा है, दैट शुड नॉट एक्सीड और शुड बी लेस दैन 3.3% समथिंग ऑफ GDP। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर नोट करना, या तो यहाँ पर नोट कर लो क्योंकि फिर नोट्स में भी ऐड हो जाएगा ना, यहाँ पर ऐड कर लो। क्या चीज़ है? एंड दैट इज़ कि FRBM जो एक्ट है, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, FRBMA ऑफ 2003, तो हैज़ मैंडेटेड द गवर्नमेंट दैट अलॉन्ग विद बजट, ठीक है, अलॉन्ग विद बजट आप तीन, ठीक है, आप 3 पॉलिसी स्टेटमेंट और निकालो। ये 3 पॉलिसी स्टेटमेंट कौन कौन से होंगे? पहला हो गया आपका मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट, ये क्या करेगा? ये आपका एक विल सेट अ 3 ईयर रोलिंग टारगेट का मतलब है कि हर साल के अंत में उसको एनालाइज किया जाएगा, कितना अचीव किया, कितना नहीं किया, तो वो रोलिंग टारगेट होता है। तो सेट अ 3 ईयर रोलिंग टारगेट फॉर स्पेसिफिक फिजिकल इंडिकेशन। ठीक, क्लियर। दूसरा चीज़ जो बोला है FRBM एक्ट ने, दैट इज़ फिजिकल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट। ये जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ ना, ये वाली 3 पॉलिसी स्टेटमेंट वाली, अभी तक अभी क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा गट फीलिंग है कि इससे क्वेश्चन आएगा। आज आ जाए, अगले साल आ जाए, वो पता नहीं है, लेकिन आएगा तो ज़रूर। और जब भी आएगा ना, तो हर कोई गलत करके आएगा जिसने ये नहीं पढ़ा है, तो पक्का, ठीक है। क्योंकि 3 चीज़ें हैं, अब उसमें से बोल देगा कि FRBM एक्ट ने इनमें से क्या मैंडेट नहीं किया है। तो मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट मैंडेट किया है, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट मैंडेट किया है, और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट यहाँ पर मैंडेट किया है। तो ये 3 चीज़ें हैं। अब चौथा कुछ ऐसा रख देगा जो नहीं मैंडेट किया होगा। इसमें क्या है कि भाई GDP ग्रोथ रेट को टारगेट करना है गवर्नमेंट को, ठीक है,
जीडीपी ग्रोथ रेट को टारगेट करना है। यहाँ पे इट सेट्स प्रायोरिटीज़ सेट प्रायोरिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, कि भाई आप अपनी प्रायोरिटीज़ निर्धारित करके चलो कि ये चीज़ प्रायोरिटी जीडीपी ग्रोथ रेट का वो निर्धारित करके चलो कि कितना भाई आपको टारगेट क्या रखना है, और 3 साल का रोलिंग टारगेट रख के चलो। वो मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट का पार्ट होगा, ठीक है। 3 साल का वो रोलिंग प्लान टाइप होगा, ठीक है। चलो अभी आते हैं क्वेश्चंस पे। कहाँ गए यार क्वेश्चंस? अच्छा, इससे स्लाइड क्रिएट हो जाता है क्या? चलो तो ये चीज़ क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अ गवर्नमेंट बजट शोज अ प्राइमरी डेफिसिट ऑफ, प्राथमिक घाटा गवर्नमेंट एक बजट दिखाता है 6,900 करोड़ का। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट पेमेंट इज इतना, तो आपको बताना है कि फिजिकल डेफिसिट कितना होगा। बताओ भाई जल्दी से, बहुत आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूले में रख दो और निकाल दो। हिस्ट्री बुक 3 पॉइंट कब आएगी भाई? मैं इतनी बार आपको बता चुका हूँ। यू हैव नॉट टॉट अबाउट लेटेस्ट इंडिया जीडीपी फैक्ट। जानवी सिंह जी, ये इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। ये जो लेटेस्ट जीडीपी जैसे जो लेटेस्ट बजट प्रेजेंट हुआ है उसके मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, जैसे अब बजट की अगर बात करें, अब देख लीजिए। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके मेनली एसएससी एग्जाम में बनता है वो आपके ऐसे लेटेस्ट उससे जीडीपी के आंकड़ों से नहीं बनता है। पढ़ाने को तो बहुत सारी चीज़ें मैं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन वही है कि लिमिटेड जितना रहेगा तो उतना ही सही रहेगा, है ना। अ गवर्नमेंट बजट शोज अ प्राइमरी डेफिसिट ऑफ इतना, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट इतना है। तो फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकलता है? फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो प्राइमरी डेफिसिट है कितना? 6,900 करोड़ का। फिजिकल डेफिसिट हमें निकालना है, इंटरेस्ट पेमेंट है 400 करोड़ का, तो ये उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, 7300 करोड़ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांस बोरोइंग आर एन एग्जाम्पल ऑफ, तो लोन की रिकवरी कर रहे हैं आप, ठीक है, लोन का रिकवरी कर रहे हैं तो एक कैपिटल रिसीट में आ जाएगा आपका, ठीक है, क्लियर। और आ जाते हैं इसमें आपका 6,000 कहाँ से 6500 करोड़ कहाँ से निकाले भैया? ये सब कौन से कड़ी लगा दिए इसमें? अच्छा, 6,900 में से 400 माइनस कर दिए, बहुत सही। मतलब बस सीधे माइनस कर दो प्राइमरी डेफिसिट इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब इतना बेसिक से कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो तुम लोग, हैं। मैथ कमज़ोर नहीं, बहुत कमज़ोर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट बिटवीन डिफरेंस इन द एग्रीगेट्स एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट? तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या अंतर होता है बताओ? वीडियो ओपन नहीं हो रहा भाई, बग्स फिक्स हो रहे हैं, ठीक है, ऐप वाले ने बोला है, अभी ठीक करके देता हूँ। भाई बोरोइंग इनकम टैक्स से ज़्यादा कैसे का मतलब क्या? अभी ज़्यादा है तो है, ठीक है, अब ज़्यादा गवर्नमेंट बोरो करती है उससे ज़्यादा, ठीक है। चलो तो आपका क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ऑप्शन नंबर सी। सी सबका सही। 32 का ए कैसे बोल रहे हो भैया? डिप्रिसिएशन क्या बोल रहे हो? डिप्रिसिएशन कहाँ से आ जाएगा? हैं, डिप्रिसिएशन आपका कैपिटल वो होता है कि भाई कैपिटल गुड्स हैं उसमें डिप्रिसिएशन क्लेम होता है। डैश इज डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाया था ना मैंने आपको कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होती कि नहीं होती है? माइनस ही तो करते हैं कि भाई अगर फैक्टर कॉस्ट निकालना है मार्केट प्राइस में तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा देंगे, या फिर इनडायरेक्ट टैक्स घटा के सब्सिडी जोड़ देंगे। इज डिफाइंड एज एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग दी बोरोइंग। तो ये क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट, जिसमें आप बोरोइंग हटा देना है आपको। बोरोइंग हटाते ही आपको पता चल जाएगा कि भाई कितना आपने बोरोइंग कर रखा है, बिकॉज बजट में तो बजट डेफिसिट में तो आपने जीरो दिखा दिया। एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑन हेल्थ फैसिलिटीज एजुकेशन एंड फिक्स्ड एसेट एक्विजिशन इज टर्म्ड एज। तो हेल्थ फैसिलिटी हो गया आपका, एजुकेशन हो गया, फिक्स्ड एसेट, तो ये सब आते हैं आपके नॉन प्लान रेवेन्यू। भाई हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, ये सब एक सेकेंड। हेल्थ फैसिलिटीज एजुकेशन फिक्स्ड एसेट, एसेट एक्विजिशन हो रहा है तो कैपिटल आएगा आपका, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि एसेट बनाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में तो डे टू डे एक्सपेंसेस आते हैं, ग्रांट दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, सैलरी दे दिया, वेजेस दे दिया, पेंशन दे दी, सब्सिडी दे दी, वो सब आता है, कोई एसेट क्रिएट नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट एंगेज इन द बजटरी प्रोसेस? तो मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? स्टेबिलाइजिंग द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, रीडिस्ट्रीब्यूटिंग इनकम्स ऑफ पीपल, MTS 2024 का है, रीडिस्ट्रीब्यूटिंग इन इनकम्स ऑफ पीपल एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, फ्लोटिंग स्कीम्स टू अपील सिटीजन्स, या फिर एलोकेटिंग फंड्स टू एरियस, ये ठीक है। तो 3 फंक्शन हमने पढ़े हैं, ठीक है, A, B और D। ABD अबार्ड कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। स्टेबलाइजेशन फंक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और एलोकेशन फंक्शन पढ़े थे,
उसी पे सीधे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कैपिटल रेसीट, इनमें से कौन सा पार्ट कैपिटल रेसीट का यानी पूंजीगत प्राप्ति का नहीं होता है, नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल रेसीट। तो डिसइन्वेस्टमेंट होता है, रिकवरी ऑफ लोन होता है, टैक्स का पैसा और नॉन टैक्स का पैसा आपका जो है वो कैपिटल रेसीट में आता है, बोरोइंग करी कैपिटल रेसीट में आएगा। व्हाट इज़ द रेवेन्यू डेफिसिट, क्वेश्चन खुद से करें चाहे भले टाइम लगे, क्वेश्चन खुद से करें चाहे भले टाइम लगे, तभी मेन चीज़ होगा, तभी आपका जो फील है, फील फैक्टर वो बनेगा, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ती रेवेन्यू डेफिसिट इज अ गवर्नमेंट बजट, तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेट। भाई इसमें रेवेन्यू डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह सब इंक्लूडेड होता है, ठीक है, ऐसा कुछ एक्सक्लूडेड नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू इंक्लूडिंग रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। विच कंट्री फर्स्ट इंट्रोड्यूस जीरो बेस्ड बजटिंग, तो जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है। अच्छा, जीरो बेस्ड बजटिंग से याद आया, एक याद रखना कि जेंडर सेंसिटिव बजट कब प्रेजेंट किया गया था सबसे पहले। सबसे पहला क्या हो गया, जेंडर सेंसिटिव बजट जहां पर विमेंस के लिए अलग से पैसे का एलोकेशन किया गया था, उसको बोलते हैं जेंडर सेंसिटिव बजट, जहां पर विमेंस के लिए एलोकेशन किया गया था अलग से। तो ये 2005 और 6 का था जो बजट था, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ज़ीरो बेस्ड बजटिंग है कि भाई सब ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, नए सिरे से सारी चीज़ शुरू करी जाती हैं। ये यूएसएस ने स्टार्ट किया था 1961 ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो ज़ीरो बेस्ड बजटिंग का मतलब क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है एमटीएस 2024, ये क्वेश्चन कहाँ का था, सीएचएसएल 2023 का। ग्रांट को बताने के लिए बोले तो बता तो दिए हैं ग्रांट को कि ग्रांट क्या होता है। ग्रांट बिना किसी मतलब कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करता है आपकी। सर हनुमान चालीसा हाँ, सुबह सुबह हम लोग करते हैं ना हनुमान चालीसा। तो व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ज़ीरो बेस्ड बजटिंग, तो इस्टेब्लिशिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स, ठीक है। ज़ीरो एग्जामिनिंग द ऑब्जेक्टिव्स फॉर विच फंड्स आर प्रोवाइडेड, री इवेल्युएशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ एवरी ईयर व्हेन बजट प्रोविजंस आर मेड, री इवेल्युएट करी जाती हैं सारे बजट प्रोविजंस को, ठीक है, क्लियर। तो सारी चीज़ जीरो से शुरू करी जाती है, री इवेल्युएट करी जाती है। ऑप्शन नंबर सी। 40th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रेसीट ऑफ इन द गवर्नमेंट बजट, तो कैपिटल रेसीट का पार्ट क्या होता है, पूंजीगत आय, गवर्नमेंट बॉन्ड की सेल, इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज। इनकम कभी हो ही नहीं सकती क्योंकि इनकम तो रिकरिंग होती है, हर महीने आती रहती है, तो ये रेवेन्यू वाले साइड में जाता है। टैक्स वाला पैसा रेवेन्यू वाले इसमें जाएगा, ग्रांट वाला रेवेन्यू वाले में जाएगा। ठीक है। व्हाट इज अ बजट डेफिसिट, एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू, सिंपल। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन डेट कैपिटल रेसीट इन द गवर्नमेंट बजट। नॉन डेट, डेट क्रिएट नहीं कर रहा है, तो डेट क्रिएट नहीं कर रहा है वो हो गया आपका कैसा कैपिटल रेसीट, नॉन डेट कैपिटल रेसीट। जैसे कि सेल ऑफ गवर्नमेंट ओन लैंड, गवर्नमेंट ने अपनी ज़मीन को बेच दिया, उससे उसका एसेट तो चला गया लेकिन ऐसा कोई डेट तो नहीं क्रिएट हुआ ना, कि भाई लोन लेने में डेट क्रिएट होता है कि भाई मैंने लोन लिया अब इसको भरना पड़ेगा, तो वो होता है आपका डेट क्रिएटिंग कैपिटल रेसीट, और ये आपका नॉन डेट कैपिटल रेसीट, ठीक है। 43, व्हाट डू यू मीन बाई बैलेंस्ड बजट, तो 3 तरह के बजट पड़े थे, बैलेंस्ड, सरप्लस और डेफिसिट। तो बैलेंस्ड होता है जहाँ पर दोनों इक्वल होते हैं, डेफिसिट जहाँ एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, सरप्लस जहाँ पर रेवेन्यू ज़्यादा होता है एक्सपेंडिचर से। विच द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट, तो इसमें से क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन ऑफ द गवर्नमेंट बजट। तो प्लान वाले मैंने आपको बताया था जैसे गवर्नमेंट कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही वही होता है, बाकी सैलरी वेजेस ये सब जो होता है ना वो सब आपका इसी में आता है, ठीक है, वो सब आपका प्लान वाले में आता है। तो नॉट अ नॉन प्लान, यानी प्लान बोल रहा है आपसे कौन है, नॉट अ नॉन प्लान मतलब प्लान वाला बोल रहा है। प्लान में आपका जो सेंट्रल असिस्टेंस दिया जाता है वो प्लान होता है, बाकी ये सब सब्सिडी, सैलरी, पेंशन ये सब
आपका नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आता है, नॉन प्लान में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बजटरी डेफिसिट। बजटरी डेफिसिट के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है? डेफिसिट एक्ट्स एज अ फ्लो दैट एड टू द स्टॉक ऑफ द डेट। डेफिसिट होता है फ्लो, स्टॉक होता है डेट होता है स्टॉक। ठीक है, ये गलत हो जाएगा आपका। डेफिसिट एक्ट्स एज अ बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन, बिल्कुल जो आप घाटा, जो आपका घाटा है, मतलब जो आप लोन लेके रखे वो तो आगे जनरेशन को वो करना पड़ेगा ना, पे करना पड़ेगा। तो 1 और 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सर ऐप पर वीडियो नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, बिल्कुल उसको ठीक करवाया जा रहा है। सर इकोनॉमिक्स के नोट्स अभी तक नहीं आए निंजा ग्रुप में। सेकंड, निंजा ग्रुप ये कौन सा है? ये निंजा ग्रुप कौन सा है भाई सौम्य? किसी और ग्रुप में तो नहीं पहुंच गई आप? निंजा ग्रुप में सेकंड क्लास से अभी तक। भैया ऐप में कोर्स लिया करो कहीं और से ले लिए होगे ना, तो वही निंजा ग्रुप हमको लग रहा है तुम बता रहे हो निंजा ग्रुप। काफ़ी लोग को ऐसा लगता है कि वो भैया वो निंजा विंजा ग्रुप सब छोड़ दो। ऐसा ही होगा, एक नोट्स मिलेंगे फिर बाकी के नोट्स नहीं मिलेंगे, और जो 50 रुपये 100 रुपये में जो पूरा कोर्स लिए वो सब फालतू चला जाएगा। निंजा हटोरी क्यों भाई? ये निंजा ग्रुप कौन सा ग्रुप है? आगे है सीबीआईसी के सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इसी डिपार्टमेंट में भी आप लगोगे है ना, सीजल के थ्रू। सर आप कानपुर में कहाँ से हैं? कानपुर में जो है एक जगह पड़ती है। सर आप पे वीडियो नहीं चल रहा है, क्या बात कर रहे हो? विच ऑफ दिस इज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट बजट। बजट का फंक्शन 3 पढ़े थे, एलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड एलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, स्टेबलाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस हमने पढ़ा था जब हमने 3 मेथड पढ़े थे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, राष्ट्रीय आय। अच्छा, सबसे पहली बार नेशनल इनकम किसने कैलकुलेट करी थी इंडिया में? इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, किसी को पता है? हिस्ट्री मैंने पढ़ाया था। तो इसमें 3 मेथड पढ़े थे। वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है, जिसको प्रोडक्ट मेथड या आउटपुट मेथड बोलते हैं। एक हमने पढ़ा था एक्सपेंडिचर मेथड, और एक हमने पढ़ा था इनकम मेथड। 3 मेथड पढ़े थे। वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है, जिसको प्रोडक्ट मेथड या आउटपुट मेथड बोलते हैं। एक हमने पढ़ा था एक्सपेंडिचर मेथड, और एक हमने पढ़ा था इनकम मेथड। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया था, ये हमने चिंगम से याद किया था, चिंगम से, है ना। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये था आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। यहाँ पर मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसमें कि आपका आता है क्या, क्या आता है आपका? प्रॉफिट नहीं आता है। प्रॉफिट, एक सेकेंड, नॉट इन द ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट नहीं आएगा। रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस इन कैश, ये सब आ जाएंगे आपके, ठीक है। क्योंकि ये सारे जो होते हैं फैक्टर पेमेंट्स होते हैं, ठीक है, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस इन कैश। अगला क्वेश्चन है एंड दैट इज आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। इनमें से सही कौन सा है बताइए? पेंशन टू रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, रेवेन्यू रसीट, यस। परचेज ऑफ मशीनरी, आप खरीद रहे हो, नहीं कि आप एक एसेट बना रहे हो, ठीक है, तो ये चीज़ सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट पूछा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये देख लो कि क्या पूछा है आपसे, ठीक है। एक सेकेंड इसमें रुको, नॉट इंक्लूडेड इन द होल्डिंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द ऑपरेटिंग सरप्लस। वही तो वेजेस इन कैश होगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस होता है काइंड ऑफ जैसे कि आप बिना डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के जो आप पैसा कमा रहे हो, जो पैसा ब्याज में दे के, जैसे पैसा आपने जो ब्याज में दिया है उससे आप कमा रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कोई पैसा लोन में दे रखा है तो आप उससे ब्याज कमाओगे। आपने अपनी कोई लैंड यानी कि ज़मीन गिरवी रख रखी है और रेंट कमाओगे, ठीक है। या फिर अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो आप प्रॉफिट कमाओगे। तो ये सब ऑपरेटिंग सरप्लस में आते हैं आपके। वेजेस जो भत्ता मिलता है वो ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस इज लाइक एक्सेस रेवेन्यू जनरेटेड बाय अ बिजनेस
या बिजनेस मतलब या तो अपने लैंड रेंट में लैंड दे रखा है, या फिर पैसा दे रखा है, या अपने या तो आप एंटरप्रेन्योर हो, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में ध्यान रखना रेंट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट आता है, वेजेस इन कैश नहीं आता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। और व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रिंग द जेंडर सेंसिटिविटीज़ ऑफ द बजट एलोकेशन इन इट्स स्टेटमेंट। तो जेंडर सेंसिटिविटी कब लाई गई थी? तो ये 2005-6 में लाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट या रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इन विच यूनियन बजट वॉज इंडियाज फर्स्ट सॉवरेन वेल्थ फंड नेम्ड एज नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अनाउंसड। तो ये NIIF को किस में अनाउंस किया गया था? ये अनाउंस किया गया था सबसे पहली बार 2015-16 में, अरुण जेटली ने अनाउंस किया था इसको, ठीक है। अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने अनाउंस किया था नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। डैश एक्सपेंडिचर एंड डैश रेसीट आर शोन बाय द गवर्नमेंट बजट। तो कैसी रेसीट और कैसे एक्सपेंडिचर बताओ जल्दी से। तो ये हो जाएगा आपका एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, ऑप्शन नंबर एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड रेसीट, ऑप्शन नंबर डी। विच द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फैक्टर पेमेंट। तो इनमें से फैक्टर पेमेंट का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? तो याद करो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने देखे थे, उत्पादक के कारक, जिसमें उत्पादक के कारक क्या क्या थे? एक तो हाउस होल्ड जो आपके एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है, वर्कर लोग थे, हाउस होल्ड बोल सकते हैं आप, ठीक है। देन कैपिटल पूंजी, देन लैंड एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एंटरप्रेन्योर। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। वर्कर को मिलती है सैलरी या वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट, इनको फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। तो नॉट एग्जाम्पल ऑफ फैक्टर पेमेंट ये हो जाएगा आपका पेंशन, ऑप्शन नंबर डी। कोई फैक्टर पेमेंट नहीं होती है, ठीक है। आई थिंक सभी कर पाए होंगे इसको। अगला है द कलेक्शन ऑफ ऑल बंडल्स दैट अ कंज्यूमर कैन बाई विद हर इनकम एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस इज कॉल्ड दी। तो पूरा कलेक्शन सारे बंडल्स का जो कंज्यूमर खरीद सकता है विद हर इनकम एट द प्रिवेलिंग प्राइसेस इज कॉल्ड एज बजट सेट, बजट कंस्टेंट, बजट अनॉमली, फिर बजट लाइन। तो उसको बोलते हैं बजट लाइन, ऑप्शन नंबर डी। ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन। तो ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट आपसे पूछ रहा है, तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट में आप इंटरेस्ट पेमेंट को घटा देंगे तो वो आपका आ जाएगा, ठीक है, वो आ जाएगा आपका, कहाँ गया, ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। विच इंडियन बजट, ये तो कर चुके हम लोग 2005-6, ये भी कर लेंगे आप, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट बजट इज एसोसिएटेड, फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट इज एसोसिएटेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। कौन सा फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो एलोकेशन फंक्शन तो भाई अलॉट की जाएंगी चीज़ें, रोड है ना, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, ये सब। रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ऑप्शन नंबर 2, मतलब ठीक है, ये हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसीट। इनमें से कैपिटल रिसीट का एग्जाम्पल क्या होगा? कैपिटल रिसीट मतलब ये है कि वो एसेट या तो हमारा जा रहा है या लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो हो रहा है। टैक्स लगाया जाना ये रेवेन्यू होता है, ब्याज रेवेन्यू होता है, ग्रांट रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गवर्नमेंट एसेट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द गवर्नमेंट रन अ डेफिसिट बजट। किस केस में गवर्नमेंट डेफिसिट बजट रन करती है? व्हेन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रेवेन्यू बोथ आर जीरो, व्हेन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड। भाई गवर्नमेंट क्या घुइयाँ छील रही क्या बैठ के, कि एक्सपेंडिचर भी कुछ नहीं है, रेवेन्यू भी कुछ नहीं है, तो गवर्नमेंट को बिठाया किस लिए? गवर्नमेंट क्या नल्ली हुई क्या? व्हेन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स रेवेन्यू, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो कौन सा इसमें बढ़िया सा इंडिकेटर है जो गवर्नमेंट की बोरोइंग्स को, यानी कि खरीदारी को हमें दिखा देता है? तो ये दिखा देता है आपका फिजिकल डेफिसिट, ऑप्शन नंबर डी। 64 विच ऑफ द बिलो मेंशन्ड एलिमेंट्स इज नॉट अ वे टू फाइनेंस द गवर्नमेंट डेफिसिट्स। तो इनमें से कौन सा तरीका नहीं है जिससे कि गवर्नमेंट डेफिसिट को फाइनेंस किया जाता है? बोरोइंग, नॉन टैक्स रेवेन्यू, बोरोइंग फ्रॉम डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सोर्सेज, ठीक है। नॉन टैक्स रेवेन्यू नहीं होगा। नॉन टैक्स रेवेन्यू यार होता है जैसे फीस और फाइन कलेक्ट हो गई, तो गवर्नमेंट अपने घाटों को कम करने के लिए या तो बोरो करेगी, या टैक्स ज़्यादा लगाएगी, या डेफिसिट फाइनेंसिंग का यूज़ करेगी। ये थोड़ी ना कि फ़ाइन ज़्यादा है, भैया ऐसा करो हेलमेट ना पहनने के लिए 20,000 चालान काटो जरा, क्योंकि गवर्नमेंट घाटे में चल रही है, तो ऐसे ही फ़ाइन कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो नहीं होता है। विच तो रीड द 70 तक क्वेश्चन करेंगे, 70 तक, 65 तक पहुँच चुके हम लोग, ठीक है। और जब तक आई थिंक 70 तक पहुँचेंगे तब तक 2000 लोग बचेंगे, ऐसे मेरा अनुमान है। उसके बाद हम CDS वाले लगाएंगे, ठीक है। रीड द फॉलोइंग अबाउट कैपिटल रिसीट। ऑल दोज रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट विच क्रिएट लाइबिलिटी और रिड्यूस द फाइनेंशियल एसेट आर कॉल्ड एज कैपिटल रिसीट।
विच क्रिएट लाइबिलिटी और रिड्यूस, बिल्कुल सही है। द मेन आइटम्स ऑफ कैपिटल रेसीट आर लोन्स रेज्ड बाई द गवर्नमेंट ऑन द पब्लिक विच आर कॉल्ड एज मार्केट बोरोइंग्स, borrowings by the government from the reserve bank and commercial bank and other financial through the sales of this। बिल्कुल ये सारी borrowings इसी में आती हैं आपकी, ठीक है। 66 विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी, रीड द फॉलोइंग अबाउट डेफिसिट रिडक्शन, इसको रीड करिए और बताइए। ठीक है, तो गवर्नमेंट डेफिसिट कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीज इन टैक्सेस और रिडक्शन इन द एक्सपेंडिचर। डेफिसिट रिडक्शन, तो गवर्नमेंट डेफिसिट कैन बी रिड्यूस्ड बाय एन इंक्रीज इन टैक्सेस, बिल्कुल सही है। टैक्स गवर्नमेंट बढ़ाएगी तो गवर्नमेंट का घाटा कम हो जाएगा क्योंकि उसको कलेक्शन ज़्यादा होने लगेगा। इन इंडिया the government has been trying to increase tax revenue with greater reliance on direct taxes। गवर्नमेंट क्या कर रही है, हैज़ बिन ट्राइंग टू इंक्रीज द टैक्स रेवेन्यू विद ग्रेटर रिलायंस ऑन डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, विच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंसेस दैट डू नॉट लीड टू क्रिएशन ऑफ फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स। किस तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं जिससे कोई एसेट नहीं बनता है, ये होते हैं हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई एसेट क्रिएशन नहीं होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। रीड दी फॉलोइंग अबाउट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। बादल कुमार एकदम पकड़ रहे हो सीधा है। सीधा एकदम पॉइंट मारे हो। चलो, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर पर्पस अदर दैन द क्रिएशन ऑफ फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसको कि इसलिए इनकर किया जाता है फॉर द क्रिएशन और नहीं एसेट क्रिएशन नहीं होता इससे, ठीक है। इट रिलेट्स टू दोज एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल नॉर्मल फंक्शनिंग जो होती है वो, ठीक है। तो गलत पूछा तो ओनली ए होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ओनली ए। हमें भी क्रिकेट खिला लो प्लीज़। 50 क्वेश्चन चेक करना है, ठीक है, चेक करते हैं। क्रिकेट आ जाओ भाई खेलने। पेंशन टू रिटायर्ड और रेवेन्यू रिसीट परचेज ऑफ, गलत, इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या इसमें? अपलोड हो जाएंगे, इकोनॉमिक्स के नोट में करवाता हूँ, ठीक है। नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ रेवेन्यू रेसीट, इनमें से एक सेकंड में, चलो बोल ही देता हूँ, सेकंड को। नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ रेवेन्यू रेसीट, रेवेन्यू रेसीट में आपका ग्रांट वगैरह इसी में आ जाती हैं, जीएसटी इसी में आता है, टैक्स नॉन टैक्स अमाउंट बोरोड, तो बोरोइंग जो होती है आपकी वो कैपिटल में आती है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज दिस, कैलकुलेट द रेवेन्यू रेसीट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। रेवेन्यू डेफिसिट इतना है, जीडीपी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इतना है, तो आई थिंक अभी ये मैंने निकालना आपको सिखाया नहीं ना सर। क्वेश्चन नंबर 50 ऑप्शन क्या भाई, 50 में क्या दिक्कत है? पेंशन टू रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ओके 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 ओके, समझ गया मैं, ठीक है। रेवेन्यू वाले में तो आएगा, लेकिन जो पेंशन गवर्नमेंट देती है वो उसके लिए इनकम नहीं होती है, वो उसके लिए एक्सपेंडिचर होता है। यस, और परचेज ऑफ मशीनरी, सही 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 सही। तो इस चीज़ को भी बिल्कुल पकड़ के रखिएगा, है ना। आपका इसमें ओनली बी होगा, ठीक है। चलो अभी सी डी एस के क्वेश्चन कर लिए जाए, फिर बताओ जल्दी से। सी डी एस के क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी एस एस सी के तो हमने काफ़ी कर लिया, अब थोड़े सी डी एस के ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन करिए, द प्रोसीड्स फ्रॉम डिस इन्वेस्टमेंट आर इंक्लूडेड, तो जो प्रोसीड्स होंगे डिस इन्वेस्टमेंट के वो किस में इंक्लूड होंगे?
तो प्रोसीड्स आपके डिसइन्वेस्टमेंट वाले होंगे कैपिटल वाले में, ठीक है। जीएसटी क्या है? एक डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, ओरिजिन बेस्ड प्रोडक्शन टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड सेल्स टैक्स है, या फिर ओरिजिन बेस्ड टैक्स ऑन सेल्स ट्रांजैक्शन। तो जीएसटी एक जब आप कंजम्पशन करते हो, कोई चीज़ खरीदते हो, तब लगाया जाता है, ठीक है, डेस्टिनेशन पे, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट इन द यूनियन बजट मीन्स, तो फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या है, करिए जल्दी से। चलिए, तो फिजिकल डेफिसिट इन द यूनियन बजट मीन्स, तो इसका मतलब होता है क्या, द डिफरेंस बिटवीन द करंट एक्सपेंडिचर एंड द करंट रेवेन्यू। नेट इंक्रीज इन द बोरोइंग्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भाई बोरोइंग को दिखाता है, लेकिन सारी बोरोइंग होती है, ऐसा थोड़ी ना कि जो आरबीआई से ले रखा है बस वही। द सम ऑफ, ठीक है, द सम ऑफ बजटरी डेफिसिट एंड द नेट इंक्रीज इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोरोइंग, ठीक है। द सम ऑफ बजटरी डेफिसिट एंड द नेट इंक्रीज, यस, सम ऑफ बजटरी डेफिसिट, बजटरी डेफिसिट जो गवर्नमेंट हमेशा जीरो दिखाती वो, प्लस उसमें गवर्नमेंट की बोरोइंग को निकाल लो, बोरोइंग को ऐड कर दो, तो नेट इंक्रीज इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोरोइंग। ये आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, थोड़ा टिपिकल है, घुमा के लैंग्वेज है, सीधा सीधा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा नया कॉन्सेप्ट तो है नहीं। यही पढ़ा था हमने कि बजटरी डेफिसिट होता है, लेकिन गवर्नमेंट उसको जीरो दिखा देती है बोरोइंग को इंक्लूड करके। लेकिन आप बजट डेफिसिट को ले लो, प्लस उसमें गवर्नमेंट की बोरोइंग को ले लो, ठीक है, वो दोनों। Consider the following statement. Burden of tax on a commodity is independent of who it is explicitly imposed upon. Burden of tax on a commodity is independent of who it is explicitly imposed upon. Yes. A burden of tax on a commodity depends on the slope of the demand and supply curve. ये भी सही है, दोनों ही सही है आपके, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2, ठीक है। अगला है फिफ्थ, अरेंज द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। बढ़ते हुए ऑर्डर में लगाना है, सीए 2024 का क्वेश्चन है, लगाओ जल्दी से। तो हमने पढ़ा था कि भाई सबसे ज़्यादा कलेक्शन जो गवर्नमेंट को होता है वो जीएसटी से होता है, देन कॉरपोरेशन टैक्स आएगा आपका, तो ये वाला हट जाएगा आपका। और कस्टम ड्यूटी 8% इस बार आया था, और एक्साइज ड्यूटी 5%, तो पिछली बार भी आई थिंक यही होगा, यही मान के चलते हैं, और आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक। नाउ ये काफ़ी लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स states that the budget is seen not as a simple balancing of tax receipts against revenue expenditure but as a sophisticated process in which instrument of taxation and expenditure are used to influence the course of the economy। ऐसा किस रिपोर्ट ने बोला था? ऐसा बोला था प्लाउडन रिपोर्ट ने, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है, जो CPF CDS वाले हैं उसको एक बार देख लेंगे, अगर फिर से फर्दर क्वेश्चन इस पर बन जाए तो आपको पता होना चाहिए। Population of the year 2011 was first introduced in the tax devolution formula for sharing union tax revenue with the state by। तो 2011 की जो पॉपुलेशन है उसको किस पर्टिकुलर फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि टैक्स डेवोल्यूशन के लिए इसको हम यूज़ करने जा रहे हैं? ये है आपका 14th फाइनेंस कमीशन, जो कि आपका एनके जो YV रेड्डी जी की चेयरमैनशिप पे बना था। 15th वाला NK सिंह जी की चेयरमैनशिप पे था, वो चेयरमैन थे, और ये YV रेड्डी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल रेसीट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसी बार का CAPF का क्वेश्चन है, कैपिटल रेसीट का पार्ट कौन सा है? कैपिटल रेसीट, तो डिस इन्वेस्टमेंट इज अ कैपिटल रेसीट, इंटरेस्ट आपका रेवेन्यू है, स्मॉल सेविंग नेट मार्केट बोरोइंग, बोरोइंग भी होगा आपका, ठीक है। तो 1 स्मॉल सेविंग भी आप कंसिडर कर सकते हो, 1, 3 and 4, ठीक है, 1, 3 and 4 ऑप्शन नंबर डी। इंटरेस्ट पेमेंट तो होने वाला नहीं, क्योंकि वो तो उसमें आता है आपका, तो ये दोनों आप आराम से लिमिट कर सकते थे। द इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इंड्यूस्ड बाय द इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हो गया है ड्यू टू इंक्रीज इन दी गवर्नमेंट स्पेंडिंग, उसको बोलते हैं क्राउडिंग इन डेफिसिट फाइनेंसिंग, या फिर क्राउडिंग आउट, या फिर पंपिंग आउट। तो ये तो डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए जो पैसा डाला जाता है वो होता है, ये है क्राउडिंग इन, ठीक है। अगर पैसा घट रहा है, इन्वेस्टमेंट घट रहा है, तो क्राउडिंग आउट, और अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो क्राउडिंग इन, ठीक है, क्लियर। अगला है यश गौतम सर, आज गुलाब किसको दोगे बेटा? बताते हैं अभी तुमको गुलाब किसको देंगे। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट मूटेड द आइडिया ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का आइडिया सबसे पहली बार किसने दिया था? तो ये आइडिया दिया था फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहे जाने वाले
जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट किताब लिखने वाले इंग्लैंड के इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड केनिश, और इनकी किताब का नाम बताओ। और हाँ, अगर कभी कभी आपसे क्या होता है ना कि फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जब पूछता है तो एडम स्मिथ मैंने बताया था, अगर एडम स्मिथ ऑप्शन में ना होंगे तो एल्फ्रेड मार्शल भी हो सकते हैं ऑप्शन में, ठीक है। तो इनका भी नाम थोड़ा सा ध्यान रखना सर। अगला है 14th, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी, ठीक है। तो नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी, इनमें से जीएसटी में कौन कवर्ड नहीं है? कॉस्मेटिक्स, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ज्वेलरी या फिर पेट्रोल। तो आपका हमने देखा था कि पेट्रोल कवर्ड नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो अगला है द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। आप देख रहे हो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का, स्पेंडिंग ड्यू टू डेफिसिट स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट कम स्पेंड कर रही है तो वहाँ से प्राइवेट से कम आ रहा है। अब देख लो इसी तरह क्वेश्चन है कि नहीं, सीडीएस 2021 और वही सेम क्वेश्चन सीडीएस 2023 में रिपीट किया है बिल्कुल। वेल्थ ऑफ नेशंस, हाँ। चलो तो क्या आंसर होगा? क्राउडिंग आउट हो जाएगा, उसका क्राउडिंग इन था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फिजिकल डेफिसिट टू अराइव एट प्राइमरी डेफिसिट। ये भी सीडीएस 2023 का कि हम प्राइमरी डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट से क्या घटाते हैं प्राइमरी डेफिसिट के लिए। ऐप एरर आ रहा है, ठीक हो जाएगा अभी, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट घटाते हैं हम। अगला है एंड दैट इज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जीएसटी इज नॉट करेक्ट। कौन सा सही नहीं है इसमें? आप पढ़ सकते हैं, ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है वैसे तो। बताओ। क्राउडिंग आउट बिल्कुल। ग्रांट दे देंगे तो एसेट कौन सी कम हो रही भाई? कौन सी एसेट आपने बेच दी ग्रांट देने से? हैं? एसेट देने से कौन सी ग्रांट बेच आपकी चली गई? मतलब ग्रांट देने से कौन सी एसेट चली गई आपकी? वो कौन सा जीडीपी का? चलो वो जीडीपी कॉन्सेप्ट, अच्छा मैं समझ गया, वेलफेयर कॉन्सेप्ट। अब वो था क्या ना कि वो एक लीकेज और वो इंजेक्शन पढ़ाना था उसमें, क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। अब वो भाई साहब आज आए नहीं, कल बोल रहे थे कि सर कल मत पढ़ाइएगा क्योंकि कल हम आएंगे नहीं क्लास में, तो अब पढ़ा दीजिएगा अगली वाली क्लास में। तो अगले वाली क्लास में कर लेंगे, आज की क्लास काफ़ी लंबी भी हो गई है ना, तो इसको यहीं तक लिमिट करेंगे क्लास को। तो हाँ, पहला वाला है अमेंडमेंट 115 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केप्ट एल्कोहल फॉर ह्यूमन यूज़ एंड 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी। ये सही है आपका। अमेंडमेंट 122 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केप्ट ओनली एल्कोहल फॉर द ह्यूमन, ये भी सही है। यहाँ पर मेरे हिसाब से ये वाला होना चाहिए, बिकॉज अनवर्क डायमंड टैक्स जो होता है वो 1.25% होता है, ठीक है, तो ये गलत होना चाहिए, ठीक है। नॉट शेयरेबल विद द स्टेट, इनमें से कौन सा टैक्स होता है जो शेयरेबल नहीं होता स्टेट के साथ? बेसिक एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी या फिर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। तो बेसिक एक्साइज ड्यूटी तो शेयर करनी पड़ती है, लेकिन एडिशनल और स्पेशल एडिशनल ये शेयर नहीं करनी पड़ती। ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेंट्रल पूल टू बी शेयर्ड विद द स्टेट। तो इनमें से कौन सा टैक्स जो होता है वो स्टेट के साथ शेयर नहीं करना पड़ता है, रिकमेंडेड बाई द फाइनेंस कमीशन। बताओ भाई, तो कौन सा शेयर नहीं करता? हमने पढ़ा था सर चार्ज और सेस। सर चार्ज क्या होता है? टैक्स पे टैक्स जो लगता है उसको सर चार्ज बोलते हैं, और सेस क्या होता है? एक स्पेशल पर्पस के लिए जो टैक्स लगाया जाता है उसको सेस बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कंप्राइजेज द मेजर पोर्शन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो मेजर पोर्शन क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आपके? हाँ, तो क्या है इसका? तो सैलरी, इंटरेस्ट पेमेंट, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज या फिर डिफेंस सर्विसेज। तो क्या है सही आंसर इसका? तो इंटरेस्ट पेमेंट हमने देखा था, इंटरेस्ट पेमेंट सबसे एक बड़ा कंपोनेंट होता है, क्लियर है। अगला है एंड दैट इज 21, विद रेफरेंस टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। बताइए जल्दी से कि यहाँ पर कौन रेवेन्यू में आएगा और कौन कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, येस, बिकॉज यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी एक्वायर कर रहे हैं, मतलब कि एसेट आ रहा है। डेट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। डेट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड नो 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 नो, डेट की जो फाइनेंसिंग करेंगे दैट वुडंट बी कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, वाली इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पर, जो डेट फाइनेंसिंग होती है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, और जो
इक्विटी फाइनेंसिंग होगा वो आपका कैपिटल में आएगा। तो इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर ए वन ओनली। और कितने क्वेश्चन है? बस एक क्वेश्चन और कर दो ये वाला बस। हाँ, बिकॉज पेट्रोल पे ऐसा है ना जी, तो अलग अलग टैक्स मतलब सब स्टेट अपना लगाते हैं, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा इनकम होती है पेट्रोल से। तो अलग अलग हर स्टेट में वो एग्री हो नहीं रही स्टेट, तो सेंटर तो बोल रहा है कि यार कॉमन, ठीक है कॉमन, मतलब कॉमन अगर सेंटर बोलता है कॉमन लगा दें, लेकिन स्टेट एग्री नहीं होते बिकॉज उनका एक बड़ा चंक ऑफ रेवेन्यू चला जाएगा इसलिए, ठीक है। Revenue deficit refers to the excess of revenue expenditure over the revenue receipt, yes. And primary deficit is measured as fiscal deficit less interest payment. दोनों ही सही आपके, ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2, ठीक है। और हम लोग यहाँ तक इसमें कहाँ तक पहुँच गए थे? 60 कहाँ तक पहुँचे थे? यहाँ तक पहुँचे थे ना, 69 तक से। ये वाला करना था, ये वाला तो आई थिंक क्या है इसमें एक्सपेंडिचर, ये तो कर लेंगे ना। रेवेन्यू डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रेसीट। तो आप 10.8% यहाँ रखेंगे, 1 सेकेंड, रेवेन्यू डेफिसिट 2.8% है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ 10.8 माइनस करना है, 10% निकल आएगा यार इसका, सॉरी 8%, ठीक है। 10.8 में 2.8 माइनस करोगे। द बजट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको कर लेंगे, कर लेंगे। ये वाला एक करिए 73 वाला जल्दी से। द बजट रिफ्लेक्ट्स द विजन, ठीक है। द बजट रिफ्लेक्ट्स द विजन ऑफ द गवर्नमेंट इन फुलफिलिंग द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। द बजट इज द समरी रिपोर्ट ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन पावर। द बजट प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेटेड आउट बाई वेरियस यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज। तो पता है इस तरह के जब भी स्टेटमेंट्स हों, ठीक है, तो ये होते हैं आपके काइंड ऑफ, हम बोल सकते हैं कि अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स। कोई डेटा नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, कोई ऐसा नो, नेवर, नॉट, नन टाइप नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं वो जनरली सही होते हैं। द बजट रिफ्लेक्ट्स द विजन ऑफ द गवर्नमेंट का कोई डेटा है, कोई फैक्ट है, कोई एक्सट्रीम कीवर्ड है, कुछ नहीं है, ठीक है। द बजट इज द समरी रिपोर्ट, बिल्कुल समरी रिपोर्ट होती है, ठीक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की गवर्नमेंट की। द बजट रिपोर्ट्स प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेटेड आउट, बिल्कुल ठीक है। कभी भी इस तरह के स्टेटमेंट में शक नहीं करते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं ये, कि इसमें कोई डेटा, कोई फैक्ट इस तरह का नहीं है ना। व्हाट डज अ बजट डेफिसिट इंडिकेट? तो बजट डेफिसिट क्या इंडिकेट करता है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्सीड्स द गवर्नमेंट रेवेन्यू, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। द गवर्नमेंट डैश इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रेसीट। तो गवर्नमेंट बजट है ना, टैक्सेशन पे यहाँ पर क्वेश्चन है। डैश इज एन आइटम फॉर विच बोथ जीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी आर एप्लीकेबल। बताओ भैया। नेटो, यस नेटो, बिल्कुल सर। हाउ कैन आई एक्सेस द पेज? तो भैया आप एक्सेस कर सकते हो परमार अकेडमी ऐप से। टूर्नामेंट कल से शुरू है शुरू करेंगे, तुम्हें इनविटेशन लेटर में भेजेंगे आज टेलीग्राम पे, ठीक है सभी लोगों को इनविटेशन लेटर आएगा टेलीग्राम पे आज। चलिए, तो डैश इज़ एन आइटम फॉर विच बोथ जीएसटी उसमें अप्लीकेबल होता है। तो देखो इसमें तो यार वही होता है आपका, क्या बोलते हैं, अलग से जीएसटी नहीं, सब अपना स्टेट वो जो का ही लगाते हैं, ठीक है। टोबैको, पेट्रोलियम में भी नहीं लगता है आपका, टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट में लगता है दोनों, ठीक है। यूजुअली द रिडक्शन इन द टैक्सेस विल हैव डैश मल्टीप्लायर इफेक्ट कंपेयर टू एन इंक्रीज इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो जब आपके रिडक्शन इन द टैक्सेस होगा, ठीक है, ये मल्टीप्लायर इफेक्ट अभी मैंने पढ़ाया नहीं ना आपको, चलो इसको भी स्किप करो। प्रोपोर्शनल टैक्सेस वुड हेल्प टू रिड्यूस द ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर बिकॉज, अभी ये भी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम नहीं पढ़ा हम लोगों ने, ये भी पढ़ना है। विच द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल कौन सा है? तो आपका इनकम टैक्स है ना, कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, एसटीटी, सब इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। एसटीटी मैंने बताया था जो प्रॉपर्टी का कोई वारिस नहीं है, ठीक है, तो उस पर एसटीटी लगता है। और ये एक फाइनल क्वेश्चन कर दो, इसके बाद आपकी छुट्टी, ठीक है। आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन कोई नहीं, 3 दिन का भी ब्रेक है। सर हम भी आएंगे टूर्नामेंट। अच्छा टूर्नामेंट लाइव होगा ना सर?
लाइव मेरे लिए होगा, तुम्हारे लिए नहीं होगा। तुम्हें मैं ऐसे ही पिक्चर्स और कुछ वीडियोस बना के भेज दूंगा। हाँ। सर्विस टैक्स, तो सर्विस टैक्स क्या होता है? सर्विस टैक्स, इंटरेस्ट रिसीट, सेल ऑफ शेयर्स। तो सेल ऑफ शेयर हो रहा है तो मतलब एसेट का सेल हो रहा है तो मतलब कैपिटल रिसीट होगा। इंटरेस्ट पेमेंट आपका रेवेन्यू रिसीट होगा। कैपिटल इंटरेस्ट रिसीट तो रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट, ऑप्शन नंबर सी। और सर्विस टैक्स लग रहा है तो ये सैलरी एंड पेंशन कैपिटल रिसीट, और सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, DCAB है ना, ऑप्शन नंबर ये वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। टैक्स रेट अगर इंक्रीज़ हो रहा है टैक्सेबल बेस के साथ, उसको क्या सा टाइप होता है वो टैक्स? जैसे टैक्स रेट बढ़ती है तो टैक्स कलेक्शन, मतलब टैक्स जैसे इनकम बढ़ेगी तो टैक्स रेट भी बढ़ेगा, तो उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव जो डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। चलो भाई, हाँ 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 चलो अभी ऑटो ये मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। इसके वाले क्वेश्चन मत करना, MPC वाले और ये ठीक है मल्टीप्लायर वाले, बाकी तो आप कर लेंगे। राइट, चलो भाई, थैंक यू सभी को, और मिलते हैं अब ट्यूसडे को विद मनी एंड बैंकिंग से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप अपने चैनल पर स्ट्रीमिंग कर दीजिए। स्ट्रीमिंग करना आता नहीं ना यार, क्योंकि यार पहली बार है अब, पहली बार टूर्नामेंट हुआ है, तो फिर अब कैसे क्या होगा तो मुझे भी नहीं पता ना। पता चला स्ट्रीमिंग कर दूँ, बेइज्जती हो जाए मेरी है कि नहीं? ये भी तो हो सकता है, ये भी तो मुझे सोच के चलना पड़ेगा। तुम बोलो ले आओ सर, बस हो गया, निकल गई हवा। पता चला मान लो हम खेलने उतरे, अब पता नहीं हम खेल रहे हैं कि नहीं, लेकिन 0 पे आउट हो गए, बस हो गया, करवा ली बेइज्जती, यही तुम बोलोगे। उसको ध्यान से पढ़िए आप, ओनली अल्कोहल है इसमें गुड्डू जी, एक उसको ध्यान से जरा पढ़िए, है ना। बिट्टोरी हाँ, बिट्टोरी जो है बॉलिंग करेंगे। भाइयों और उनकी बहनों, हैप्पी रोज डे। अच्छा ढोलकपुरी में सेट होना चलो भाई, हाँ, गुलाब दिवस, हाँ हैप्पी गुलाब दिवस। कल कौन सा दिवस है? हम्म? कल कौन सा दिवस है भाई? चलो भाई, थैंक यू सभी को। और ये क्वेश्चन PPT आप मिल जाएगी आपके प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से डाउनलोड करिए, क्वेश्चन लगाइएगा। सर आपने डार्क देखा मतलब? ऑफ टम्प रखेगा तो कवर ड्राइव पड़ेगा ना देखते हैं क्या होगा। मतलब कल से क्रिकेट वाला नहीं है, कल से पहले तो हेलो सर, हाँ